बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा लग रहा है आपको नावल? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको ये नावल कैसा लग रहा है। आज हम इस नावल की पढ़ेंगे पार्ट 5। हाँ, 4 हिस्से हमने पढ़ लिए हैं, आज हम इसका हिस्सा पढ़ेंगे 5वां। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द ना इसको मैं मुकम्मल करूँ। मेरा ख्याल है 10 या 11 हिस्से इसके होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं इसका 5वां हिस्सा, तेरे प्यार की खुशबू कमरोज शहर। वानी अभी अभी नहा कर निकली थी, बैसाखी के सहारे चलते हुए बेड पे बैठी थी। नूरी हमा वक्त उसके साथ ही रहती थी। वानिया को देखकर पूरी तरह गड़बड़ा के रह गई। वानिया ने उसकी घबराहट शिद्दत से नोट की थी। सब ठीक है ना नूरी? तुम मुझे देखकर घबरा क्यों गई? चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ रही हैं। वानिया ने शाह की नज़रों से देखा था। नहीं नहीं, तो वो वानिया बीबी, मैं तो बस यूं ही ज़बान ना तो उसके लफ्ज़ों का साथ दे रही थी, ना हालत से जाहिर हो रहा था कि सब कुछ ठीक है। खैरियत तो है ना? तुम्हारे घर में तो सब ठीक है? वो अब टॉवल से अपने बाल खुश कर रही थी। नूरी अपनी घबराहट को कंट्रोल करती हुई आगे बढ़ी और उसके हाथ से टॉवल लेकर खुद उसके बाल खुश करने लगी थी। जी वानिया बीबी, सब खैरियत है। दरअसल मेरा मियाँ बीमार पड़ गया है, उसी के बारे में सोच रही थी। अरे तो तुम चली जाओ, उसे तो उस वक्त तुम्हारी शदीद ज़रूरत होगी। मैं भी यही सोच रही थी कि मिल के आ जाऊँ। वैसे बहुत नाइंसाफ़ी हो गई है तुम्हारे साथ, मगर खैर मैंने भी फैसला कर लिया है कि तुम्हें और ज़्यादा दिन यहाँ ठहरना नहीं पड़ेगा। पुरसोच नज़रें सामने दीवार पर मरकूज़ की थी। क्या कैसा फैसला वानिया बेबी? वो कुछ बताने ही वाली थी कि अंदर हीरा दाखिल हुई थी। वानी, याले आ गई है? सच? किसके साथ? वो बैसाखी संभाले खड़ी हुई, खुशी उसके रोए रोए से छलक रही थी। जरमील भाई के साथ है, चलो आओ। हाँ हाँ ज़रूर। वो हीरा के साथ खुशी खुशी कमरे से निकली थी। पीछे नूरी ने अपने गिरबान से छोटा सा मोबाइल निकाला और कोई नंबर डायल करने लगी थी। वो ड्राइंग रूम में आई तो याले को सिमरन से लगे पाया, जो गोद में रज़ा को लिए उसके बालों में आराम आराम से उंगलियां फेर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। इसने जरमील को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। जरमील की निगाह उसकी तरफ उठी थी। कैसी हो आप? उससे खुशदिली से उसकी खैरियत दरियाफ्त की थी। गायबाना जान पहचान तो थी उनकी। आरफे ने बहुत कुछ बताया हुआ था इस छोटी सी प्यारी लड़की के बारे में। जी अल्लाह का शुक्र है। वो मुस्कुराती हुई याले की सिमत बढ़ी। याले ने रज़ा को गोद से उतारा और खड़ी होकर उसके गले से लगी थी। जरमील ने अपने दोनों हाथ रज़ा की तरफ बढ़ाए। वो कलकारियाँ भरता हुआ उसके बाजुओं में समा गया था। पूरा कमरा खुशगवार माहौल में था। अरे वानिया बेटा, आज दोपहर के खाने में क्या पका रही हैं आप लोग? भाई देखो, कुछ स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि जरमील हमारे घर पहली बार आए हैं। बल्कि आप यूँ करें, मुझे एक लिस्ट बना के दे दें, मैं मार्केट से ला कर दूँगा सब कुछ। अगर कुछ रेडीमेड भी मंगवाना हो तो वो भी ला दूँगा। नहीं रेहान अंकल, प्लीज़ किसी तकल्लुफ़ में मत पड़िए, बल्कि मैं तो अभी निकलने भी लगा हूँ। या लगी बेसाख्ता निगाह उसकी सिमत उठी थी। जरमील ने बगौर इन सब आंखों में देखा था। जाले सटपटा कर रह गई। अपनी इस बेख्तियारी पर निगाहों का ये तसादुम नहायत जानदार था, जो जरमील को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। नहायत गहरी नज़रों से उसने इन झुकी लरसती पलकों को देखा था। अगर आप बुरा ना माने तो कुछ अर्ज़ कर सकता हूँ, रेहान शेख ने पुरतकल्लुफ़ लबो लहजे में कहा था। अरे अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। उसने मुस्कुरा कर रेहान शेख को देखा था। बात दरअसल ये है कि अगर आपका काम ख़त्म हो गया हो तो 1-2 दिन यहाँ भी रुक जाइए। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप रेहान अंकल। क्यों? जरमील आरफीन ने इनकी बात की तायीद करते हुए जरमील को देखा। बल्कि हीरा और सिमरन ने भी उसका साथ दिया था। ओके, मैं आप लोगों की ख्वाहिश रद्द नहीं करूँगा। ये बोल कि अपने दिल की ख्वाहिश रद्द नहीं करेगा। आरफीन ने ओले से झुककर सरगोशी की थी, जिस पर जरमील धीरे से मुस्कुराकर याले को देखने लगा। इन गुजरे 2 दिनों में याले उसके दिल के इतना करीब आ गई थी कि अब एक पल की जुदाई भी नामुमकिन सी लगती थी। याले वहाँ से उठकर रूम में चली आई थी। 2 दिन से उसने वही कपड़े पहने हुए थे। बस शिद्दत से दिल चाह रहा था कि वह इन कपड़ों को उतार फेंके अपने जिस्म से। उसने अपने बैग से एक शौक से रंग का जॉर्जेट का सूट निकाला था। दिल अंदर से जाने क्यों इतना खुश था। अलग ही अंदाज में सुर अलाप रहा था। चेहरा खुशी से किसी अदबंद खिली कली की तरह खिला हुआ था। इन सब आंखों में इस कदर चमक थी, चेहरा किसी 14वीं के चांद की मानिंद रोशन था कि कोई भी पहचान सकता था कि वो आज बेइंतहा खुश है। गुलाबी होठों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट अहाता किए हुई थी, गोया कि इन गुजरे 2 दिनों में उसकी ज़िंदगी का पूरा जुग्राफिया ही बदल गया हो। वो नहाकर निकली, टॉवल से अपने बाल खुश करने लगी कि सामने निगाह उठी तो दुसुरमई आंखों ने उसे मुकम्मल अपने हिसार में कैद किया हुआ था। यह लगे कदम वही थम गए थे। दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था, और सब की वजह सामने सिंगल सोफे पे बैठ टांग पर टांग धरे सोफे की बैक से टेक लगाई जरमील था। जरमील ने भरपूर निगाह उसके
खिलते सरापे पे डाली। शौक से गुलाबी रंग के सूट में उसकी हर दर्जा गोरी रंगत उसके होशरुबा हुस्न में मजीद इजाफा कर रही थी। वो जो कुछ दिन पहले उसके चेहरे पे बेजारी, झुंझलाहट, गुस्सा नजर आता था, वो आज बिल्कुल मफकूद था। लग ही नहीं रहा था कि वो पहले वाली ज़माने से, अपनी ज़िंदगी से नाराज़ याले है। जरमील अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके नज़दीक आ ठहरा। 2 दिन में मेरे बेइंतहा प्यार ने तुम्हारा सरापा निखार दिया है। मेरी मोहब्बत और चाहत ने तुम्हारे जिस्म को नहीं, तुम्हारे दिल को, तुम्हारी रूह को जकड़ लिया। और मैं ये बात बसूख से कह सकता हूँ कि तुम्हारे इस दिल को मेरी आदत हो चुकी है। उसने याले के लंबे गीले बालों की आगे की उलझी चंद लटों में अपनी उंगलियां फेरी थी। बोलो, मैं सच कह रहा हूँ ना? जरमील उसकी ठोड़ी पकड़े उसका झुका चेहरा अपनी अंगश्त शहादत से ऊपर उठाए इन सब कांच आंखों में झांकने लगा था। याले कुछ नहीं बोली, बल्कि इन गुलाबी होंठों पर एक शर्मगी मुस्कुराहट आ ठहरी थी। जरमील ने ये दिलकश मंजर बहुत गौर से, खामोशी से देखा था। अच्छा ये बताओ कि तुम भी चाहती हो ना कि मैं यहाँ रुक जाऊँ? याले ने अब भी कुछ नहीं कहा, सिर्फ घनेरी पलकों की बाढ़ को रुखसार पर गिर के इकरार कर दिया। इजहार का ये अंदाज दिल लूट लेने वाला था, मगर जमील को उस वक्त उसे तंग करने में मज़ा आ रहा था। बोलो। वो एक कदम और आगे बढ़ा के इंच भर का जो फासला था वो भी मिट चुका था। उसके सुंदर मुखड़े को अपने मजबूत हथेलियों के प्याले में भर लिया था। याले का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। 2 दिन में उसकी बेबाकियों के इतने मनाजिर देख चुकी थी कि अब उससे हर तरह की तवक्को की उम्मीद थी। दिल यूं और डरने लगा था कि कहीं कोई आ ना जाए। क्या बोलूं? बमुश्किल लबों से चंद लफ्ज़ ही अदा हुए थे। तुम जानती हो कि तुम्हें क्या कहना चाहिए जो? मैंने बात उसकी गिर्द एक मजबूत दायरा खींची। जरमील सब जानता था उसके दिल की बात, फिर भी उसके होंठों से इकरार चाहता था। ओके, अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं यहाँ रुकूँ तो मैं अभी चला जाता हूँ इस घर से। उसने अपनी दोनों हथेलियों के प्याले से उसका चेहरा आज़ाद कर दिया था। याले का ये दिल ये सुनकर ही बेचैन हो गया था। ये मैंने कब कहा? बिला इरादा बेसाख्ता उसके होंठों से निकल गया था। तो रुक जाने का भी तो नहीं कहा ना? आप क्यों मुझे सता रहे हैं? और जो तुम सता रही हो? मुझे उल्टा सवाल दागा था, मगर उन भी लबों पर शरारत से भरी मुस्कुराहट देख चुकी थी। साफ जाहिर था कि वो उसे सता रहा था। मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं, मैं जा रही हूँ। वो छीन के मुड़ने लगी थी कि जमीन ने उसकी नाजुक मरमरी कलाई थामे और एक झटके से उसे अपने करीब तर कर लिया था। वो इस अचानक अवसाद के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, पूरी तरह उसकी मजबूत बाहों में कैद होकर रह गई थी। अब तुम्हारे जाने के तमाम रास्ते मसदूद हो गए हैं। तुम्हारे हर एक बढ़ते कदम पर तुम्हें मैं ही खड़ा मिलूंगा। बोलो, मुझसे छुटकारा पा सकोगी? उसके शर्माए जाए चेहरे पर अपनी उंगलियों के गहरे लम्स के निशान सबत करने लगा था। नहीं, शर्माते हुए उसने उसी के चौड़े सीने में पनाह ले ली थी। उसका ये इज़हार मोहब्बत जरमील की दीवानगी में मज़ीद इजाफा कर गया था। जरमील ने उसकी रोशन पेशानी पे अपने दहकते लब रख दिए। साले ने आसूदा होकर आंखें मूंद लीं। सब हॉल में एक साथ खुशगवार माहौल में बैठे बातें कर रहे थे। रात का खाना तो खा ही चुके थे। हिरा व आनिया ने ख्वाहिश जाहिर की कि सब बाहर टहलने चलते हैं, जिसे सिमरन ने सख्त से मुस्तरद कर दिया था। हालात देखें, अचानक कुछ भी हो सकता है, इसलिए चुप करके घर में ही बैठो। वैसे सिमरन भाभी, आइडिया बुरा भी नहीं। आरफीन ने अपनी राय दी थी। कहा ना, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी देखा था कुछ दिन पहले किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ा था, और वैसे भी ठंड भी बहुत है। हाँ, हमारे लिए परेशानी ज़रूर हो सकती है, मगर बम ब्लास्ट करने वाले को फिर भी मैं सलाम पेश करता हूँ। उसने जमील को महफूज कुन नज़रों से देखा, जो उसका इशारा अच्छी तरह समझ गया था। और फिर मुझे लगता है तुम्हारे हाथ का ज़ख्म दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही असर कर गया है, जो ऑल फॉल बोले जा रहे हो। सिमरन को उसकी फजूल बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, बल्कि वानिया और हीरा ने बिना समझी के आलम में उसे देखा था। और यही कुछ हाल मकसूम का था। उसकी निगाहों की स्क्रीन पर एक बार फिर वो रूह फरसा मंजर घूम गया था, और उस वक्त वो खुद भी तो किस कदर परेशान हो गया था, और शायद किसी के दिल के जख्म भरे हों। आरफीन भाई, लगता है ठंड ने आपके दिल दिमाग पर बहुत ज़बरदस्त अटैक किया है। हीरा को भी वो जानलेवा मंजर याद आ गया था, मगर आरफीन मुसलसल मुस्कुरा रहा था। इस सब के दरमियान जरमील और याले बिल्कुल खामोश थे। वो जानते थे आरफीन की ज़ौमानी बातों का मतलब, उसका इशारा दोनों ही अच्छी तरह समझ गए थे। और फिलहाल इस ठंड का इंतज़ाम मैंने कर दिया है। रेहान शेख कॉरिडोर के दरवाजे से अंदर हॉल में दाखिल हुए थे। उनके हाथ में कोई बड़ा सा शॉपर था, जिसे उन्होंने बीच में रखी कांच की टेबल पर रख दिया था, और नूरी को एक बाउल और ट्रे लाने का कहा था। वो फ़ौरन हुक्म मानते हुए 1 सेकंड में हुक्म बजा लाई। सभी की नज़रें इस शॉपर पर थी, और तजस्सुस भी कि रेहान शेख बाहर से क्या लेकर आए हैं। उन्होंने वो पूरा शॉपर उस कांच के बाउल में उलट दिया। इसमें बहुत सारे चलगोजे थे।
वाह रेहान अंकल ज़बरदस्त, ये तो मेरे और याले के फेवरेट है। हीरा खुशी से खड़ी हुई और मिट्टी भर के चलगोज़े लिए याले के पास दोबारा आकर बैठ गई थी। वेरी गुड, तो फिर आज मुझे इस बाउल में एक भी चलगोज़ा नज़र नहीं आना चाहिए। बेफिक्र रह रेहान अंकल, ऐसी चीज़ें खाने के मामले में ये दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुकी हैं। आरफिन छेड़ने से बाज नहीं आया था। वैसे याले आरफिन भाई ने शादी के बाद बहुत ज़्यादा ही पटपुर्जे निकाल लिए हैं। हीरा एक चलगोज़ा झील के मुंह में डाला था। और इसका इंतज़ाम भी है मेरे पास। वो क्या? कुछ देर बाद पता चल जाएगा इनको। उसने घूर कर आरफीन को देखा था। सिमरन उठी, उसने मट्ठी भर भर के चलगोज़े सबको दिए थे, मगर मकसूम ने लेने से इनकार कर दिया था। अरे क्यों बेटा, आपको पसंद नहीं? अगर कुछ और खाएंगी तो बताइए, मैं वो अभी मंगवा देता हूँ। रेहान शेख ने शफकत से मकसूम को देखा था। अरे नहीं रेहान अंकल, असल में बात यह है कि इसे छीलने में मुझे बहुत कोफ्त होती है। 1 मिनट तक इसको छीलो, मेहनत करो और बिल्कुल ज़रा सा निकलता है। मिसेज मेहनत का फल मीठा भी तो होता है। आरफीन ने बहुत कुछ जिताने वाले अंदाज में उसे मुस्कुरा के देखा था। आरफीन की ये बात 100% दुरुस्त है कि मेहनत का फल मीठा होता है। रेहान शेख ने उसकी बात की तायीद की थी। मकसूम ने कुछ नहीं कहा था, सिर्फ खामोशी से चेहरा झुका गई थी। वो जानती थी कि आरफीन उससे सख्त नाराज़ है, और अगर वो उसे छेड़ रहा है, उससे मुस्कुरा कर बात कर रहा है, तो ये सब वो इन लोगों की वजह से कर रहा था। आरफीन के ध्यान के सारे धागे उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मकसूम की सोचों से जुड़े हुए थे। वो अच्छी तरह जानता था उसकी सोच को, उसके दिलो दिमाग पर रकम तहरीर को बआसानी पढ़ सकता था। मेरा ख्याल है अब हमें सोने की तैयारी करनी चाहिए, रात भी बहुत हो गई है। सिमरन सोफे पर बेखबर सोते ब्लैंकेट में लिपटे रज़ा को गोद में उठाने लगी थी। यार अभी तो 2 ही बजे हैं। जरमीन ने अपनी कलाई पर बंधी कीमती हैंड वॉच पर नज़र डाली। मेरे भाई, हमारा ताल्लुक इंसानों जैसी मखलूक से होता है। अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम्हारे लिए वानिया ने ऊपर वाला बेडरूम साफ करवा दिया है। फिर चाहे तुम और याले पूरी रात जाग के गुजारो। उसके जो मैंने लबो लहजे में दोनों को देखकर छेड़ रहा था। जाते हुए सिमरन के कदम थम गए थे। 2 दिन याले का जमील के साथ रहना मजबूरी था, मगर अब वो अब कैसे इस बात की इजाज़त दे सकती थी? माना कि वो दोनों कानूनी और शरई हक से मियाँ बीवी थे, मगर जो हालात उनके दरमियान पैदा हो गए थे, उनसे छुटकारा पाना इतना आसान भी नहीं था। जब तक कोई हतमी फैसला नहीं हो जाता, वो कैसे याले को जरमील के साथ अकेला छोड़ सकती थी? और अगर खुदा न खास्ता अरशद को पता चल गया कि जरमील हमारे साथ था, तो वो एक क़यामत बर्पा कर देगा। सिमरन की तो जान ही निकाल देता। उसके नाम से उसके अंदर अंदर डर और खौफ की एक लहर सी दौड़ गई थी। आरफीन की बात पर याले की सिटी गुम हो गई थी। उसके तो हाथों के तोते उड़ गए थे। तिसक सर्दी में भी उसकी हथेलियां भीग गई थी। उसने मदद तलब नज़रों से रुकी हुई सिमरन को देखा था। वो आरफीन को मजा चुकाने वाली थी, मकसूम को अपने साथ अपने बिस्तर का बेडरूम में लेकर जाती, मगर यहाँ तो उल्टी आंतें गले में पड़ रही थी। अरे याले, तुम्हें एक चीज़ दिखानी थी। तो हमने तुम्हारे लिए फेस्टिवल से एक पेंटिंग खरीदी थी, आओ तुम्हें दिखाऊं। जी सिमरन भाभी, वो तो थी ही इशारे की मुंतज़िर, फ़ौरन खड़ी हुई और सिमरन की जानिब बढ़ी। सिमरन भाभी, ये रात के 2 बजे पेंटिंग बीच में कहाँ से आ गई? आरफीन को सिमरन की मंतक निराली ही लगी, मगर वो भी सुनी अनसुनी करती हुई अंदर चली गई। याले 2 दिन तक उसकी जुनूनी मोहब्बत और बेइंतहा प्यार के मनाजिर देख चुकी थी, मगर आज वो बहुत थकी हुई थी, सुकून की नींद सोना चाहती थी। मेरा ख्याल है रात वाकई बहुत गहरी हो गई, अब सोना चाहिए। तूने याले को रोका क्यों नहीं? धीमे से शिकवा किया आरफीन ने, जिस पर जरमील ने उसे एक नज़र देखा और खड़ा हो गया। गुड नाइट। फिर वो रुका नहीं और चलता हुआ ऊपर की जानिब कदम बढ़ा गया। आरफीन ने और हीरा ने नहायत अफसरदा होकर जाते हुए जरमील को देखा था। हीरा मायूस होकर खड़ी हुई और अपने मुश्तरका बेडरूम में चली आई। वो कोई 5 मिनट बाद ही कमरे में आई तो याले को बेखबर सोते पाया। रज़ा इसके पहलू में मीठी नींद के मज़े लूट रहा था और बराबर में सिमरन सो रही थी। वो याले से बात करना चाहती थी, मगर जब उसने उसे इस तरह देखा तो उसने भी अपना बिस्तर संभाल लिया था। वानिया को आरफीन और मकसूम के दरमियान अपना वजूद आकवर्ड सा लग रहा था। साइड में रखी हुई अपनी बैसाखी उठाई और अपने बेडरूम में आ गई थी। आरफीन ने मकसूम को देखा, जिसने चेहरा झुकाया हुआ था। वो खड़ा हुआ और मुट्ठी में भरे सारे चलगोज़े उसकी झोली में डाल दिए। मकसूम ने सर उठाकर देखा। आरफीन उसे नहायत गहरी नज़रों से देख रहा था। मकसूम से तादेर उन बोलती आंखों में देखा नहीं गया, तो उसने पलकों की बाड़ रुखसार पर गिला ली। आरफीन फिर वहाँ ठहरा नहीं और अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। मकसूम अपनी झोली में छिले चलगोज़ों को गौर से देखने लगी थी। वो भी लेटी थी कि उसके मोबाइल की घंटी जोर से बजने लगी। उसने मोबाइल उठाकर नंबर देखा तो जैसे उसकी रूह फना होने लगी।
काफ़ी दिनों बाद उसकी कॉल आई थी। कितने सुकून और चैन में उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी, मगर वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। बिल आखिर दिल दहलाने वाला जो मैसेज आया तो वो अंदर तक काम के रहेगी। ना चाहते हुए भी फ़ोन रिसीव करना पड़ा था। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़वा लोगी? लबो लहजे में हल्का सा गुस्सा था जिसे वो इग्नोर कर गई। और अगर वो कमज़ोर पड़ती तो वो उस पर हावी हो जाता। उसे मजबूत रहना था। क्यों फ़ोन किया है इतनी रात को? क्या मतलब इस फजूल सी बात का? मोहतरमा बानिया आफरीदी, मैं तुम्हें कभी भी किसी भी वक्त फ़ोन कर सकता हूँ। वानिया खामोश होगी। वो उससे बहस नहीं करना चाहती थी। आफरीदी ने उसकी खामोशी की ज़बान थोड़ी देर तक ही सुनी थी। मैंने सुना है तुम्हारे कज़न्स वगैरह आए हुए हैं, मुझे नहीं मिल पाओगी अपने घर आए मेहमानों से? आखिर को तुम्हारा शौहर हूँ, और वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं तुमसे मिले, इसलिए मैं कल तुमसे मिलने आ रहा हूँ। नहीं, खबरदार जो आप यहाँ आए तो। घबराहट में ज़बान लड़खड़ा रही थी। चैलेंज कर रही हो मुझे? अगर चैलेंज कर रही हो तो भी बहुत अच्छी बात है। मुझे चैलेंजिंग बहुत पसंद है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त मिलने आ रहा हूँ। नहीं, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रही। किस कदर आजी भरी इल्तिजा की थी। वेरी गुड, तो फिर मैं कल ही तुमसे मिलने आऊँगा। ओके, देखिए प्लीज़, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, आप क्यों मेरा तमाशा बनाना चाहते हैं? आखिर ये सब करके आपको क्या मिलेगा? लबो लहजे में नमी घुली हुई थी और हंसी हो गई थी। तुम्हें नहीं मालूम मुझे क्या मिलेगा? सुकून, चैन, दिल को राहत मिलेगी। मेरे अंदर ठंडे के छींटे पड़ेंगे। पूरा नहीं तो कुछ तो मेरा मकसद पूरा होगा। मुझे नहीं मालूम आपका मकसद क्या है, मगर मैं इस वक्त सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे कज़न वगैरह आए हुए हैं। प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप यहाँ मत आइए। धीमे लबो लहजे में रिक्वेस्ट करने लगी। इतना तो वो जान गई थी कि वो एक अड़ियल घोड़ा है, एक नंबर का हरदम ज़िद्दी, इसलिए उस पर गुस्सा करके उसकी अना को, उसकी ज़िद को हवा देना नहीं चाहती थी। ओके, आपने मना कर दिया, मैं नहीं आ रहा। अब इतना भी मुझे बता दीजिए मिसेस आफरीदी कि कब आपसे मिल गया हूँ? वो लुत्फ़अंदोज़ होने लगा था उसके आज ही भरे लबो लहजे से। फिलहाल तो अभी मत आइए। दिल तो शिद्दत से चाह रहा था कि बोल देगी किसी खाई में जाकर मर जाओ, मगर मजबूर हो गई थी। ओके, फिर बात होगी। अभी मेरी इस वक्त कोई ज़रूरी कॉल आ रही है, मगर ये मत समझना कि तुम्हें या तुम्हारे बाप को भूल गया हूँ। इसी हफ्ते मिलने आ रहा हूँ तुमसे और तुम्हारे बाप से, और ये भी हो सकता है कि तुम्हें अपने साथ भी ले जाऊँ। इतना कहकर उससे मोबाइल ऑफ कर दिया, मगर वानिया के लिए सोचो कि बहुत दर खोल दिए। वो जो इस उससे फैसला नहीं हो पा रहा था उस वक्त, उस पल, इन चंद लम्हों में उससे फैसला कर लिया था कि रेहान शेख को क्या जवाब देना है। उससे मोबाइल का स्विच ऑफ किया और सोने की कोशिश करने लगी, मगर नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। आफरीदी के आखिरी जुमले ने उसकी नींद उड़ा दी थी। इसका डर खौफ जो कुछ दिनों के लिए जाग सोया था, वो आज फिर से जाग गया था। अच्छा अंकल, अब हम सब आपसे इजाज़त चाहेंगे। जितने दिन यहाँ रहे बहुत मज़ा आया। ज़िंदगी के यादगार दिन रहेंगे ये हमारे। आरफिन रेहान शेख से बगलगीर हुआ था। इसका मतलब है मैं आप लोगों के आने का फिर से इंतज़ार करूँ? उन्होंने मुस्कुराते हुए खुशदिली से सबको देखा था। जी रेहान अंकल, हम इंशाल्लाह दोबारा यहाँ ज़रूर आएंगे, मगर अगले साल। याले ने मुस्कुराते हुए कहा। तो बस ठीक है, आप सबके जाते ही मेरा इंतज़ार शुरू हो जाएगा। जिस पर सब दिल खोलकर मुस्कुरा दिए। वानिया ने सबको अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट दिए, बल्कि वहाँ कराची में भी सबके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट भिजवाए। ओके वानिया, अल्लाह हाफिज़। याले, सिमरन, हीरा, मकसूम सभी बारी बारी उससे गले मिली थी, जिस पर वानिया के रुके आंसू बहने लगे। अरे रो क्यों रही हो? सिमरन ने तो उसे फिर से अपने गले लगाकर प्यार किया था। पगली हो बिल्कुल। याले की आंखें भीगने लगीं। वो भी आगे बढ़ी और वानिया को गले लगाया, और इन थोड़े से दिनों में दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। आप सब हंसी खुशी जाओ। वानी बेटा हंसी खुशी रुखसत करें सबको। आप खुद तो रोने लगी और याले बेटी को भी रुला दिया, रेहान शेख ने कहा। अंकल, आप जानते हैं इन खवातीन के पास चाहे किसी भी शय की कमी क्यों ना हो, मगर आंसुओं की कमी नहीं है इनके पास। वो वाफिर मिकदार में है इनके पास। जब देखो जहाँ देखो, ना मौका देखेंगी ना महल, बस रोना शुरू कर देती हैं। जरमील ने मुस्कुराते हुए याले को देखा। उसे होटल में गुजरे वो 2 दिन याद आ गए। किस कदर रोई थी वो। चुप कराते कराते वो थक गया था, मगर याले रोते रोते नहीं थकी थी। अगर तू याले पर हिट कस रहा है तो 100% दुरुस्त है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खासकर याले को मिट्टी से नहीं आंसुओं से बनाया। जब देखो कोई भी कोना पकड़ लेगी रोने के लिए। आरफीन ने याले को जानकर चिढ़ा, जिस पर याले पूरी तरह घूल कर रह गई। आरफीन के इस तरह घूरने पर वह जोर से हंस दिया और हंसते हुए आगे बढ़ा और वानिया के सर पर हाथ रखा था। खुश रहो और हंसती रहा करो। और एक बात और, मुझे तुम्हारे फैसले से बहुत खुशी हुई कि तुम लंदन जाओगी अपना इलाज करवाने। जब सेहतयाब हो जाओ तो हमारे शहर कराची को भी रौनक बख्शना। हमारी मेज़बानी में तुम कोई कमी नहीं पाओगी। रेहान अंकल, वानिया को लेकर कराची ज़रूर आइएगा। जी आरफिन बेटा, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे, उन्होंने हौले से कहा। इस तरह ये सब अपने सफ़र के लिए कराची रवाना हो गए। वानिया रेहान शेख के हमरा अंदर आ गई। वानी बेटा, मुझे आपके फैसले से बहुत खुशी हुई है। मैं बहुत पुरसुकून हो गया हूँ। रेहान शेख ने शफकत से अपनी लाडली चहेती बेटी को देखा था। जी बाबा, मैं खुद भी अपने फैसले से नहायत पुरसुकून और मुतमईन हूँ।
बस जल्द से जल्द मैं इस शहर, इस मुल्क को छोड़ देना चाहती हूँ। यहाँ से बहुत दूर चली जाना चाहती हूँ। उसकी समात में अप्रीति की आवाज़ गूंजने लगी। जितनी जल्दी मुमकिन था वो इस आसिफ से पीछा छुड़ा लेना चाहती थी। बस मेरी जान, इंशाल्लाह हम 2-3 दिन में लंदन के लिए रवाना हो जाएंगे। मैंने तो ये भी सोचा है कि कुछ थोड़ा बहुत बचा है वो सब वाइंड अप करके हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो जाएं। बाबा, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है बाबा, फिर जल्दी यहाँ से मुझे लेकर चलें। मैं यहाँ से उतर चुकी हूँ। उसका बस चलता तो अभी लंदन जाने के लिए रवाना हो जाती। धीरज वानी बेटा, वो वानी की जल्दबाजी पर मुस्कुराए। आप तो इस तरह बोल रही हो जैसे लंदन यहीं एक स्टॉप से आगे है। सॉरी पापा, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। वो भी खुलकर मुस्कुरा दी। उसके चेहरे पर खुशी से भरी मुस्कुराहट थी। रेहान शेख ने बगौर अपनी बेटी को देखा था। अक्सर उनके जहन की स्क्रीन पर एक अक्स तेज़ी से उभरता था, और जितनी तेज़ी से वो अक्स उभरता था उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से वो अक्स धुंधला भी जाता था। उसके चेहरे की झलक नहायत धुंधली सी थी जो वो पहचान ही नहीं पा रहे थे, मगर उन्हें ऐसा लगता था जैसे उस चेहरे से बहुत गहरा ताल्लुक है उनका। क्या हुआ बाबा, आप क्या सोचने लगे? वानिया ने शायद उनकी ये खामोशी नोट की थी। हाँ हाँ, कुछ नहीं। वो बुरी तरह चौंक कर वानिया को देखने लगे थे। कॉफ़ी पियेंगे अगर अच्छी सी मिल जाए? तो उन्होंने अपनी सोच को झटक दिया। अक्सर वो उलझ जाते थे, झुंझुला से जाते थे, मगर अपनी झुंझुलाहट पर काबू भी जल्दी पा लेते थे। ओके, मैं बनवाती हूँ नूरी। वानिया ने पलटकर नूरी को देखा था। जी वानिया, बीबी पीछे खड़ी नूरी बुरी तरह गड़बड़ा के रह गई। इसी चक्कर में, इसी घबराहट में इसके हाथ में से मोबाइल मार्बल के फर्श पर गिरा था, खुलकर इधर उधर बिखर गया था। वानिया के साथ साथ रेहान शेख ने भी अचंभे से देखा था। क्या बात है, तुम इस कदर घबरा क्यों गई हो? रेहान शेख ने शक भरी नज़रों से नूरी का घबराया सटपटाया चेहरा देखा था। जी नहीं तो बड़े साहब। बमुश्किल अपने डर खौफ को छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी थी, अपना बिखरा मोबाइल समेटने लगी थी और अदब व एहतराम से सर झुकाए खड़ी हो गई। तो फिर जाओ, 2 कप गर्म कॉफ़ी लेकर आओ। उनके लबो लहजे में हल्की सी सख्ती दर आई थी। जी बेहतर, वो तेज़ी से वहाँ से रफू चक्कर हुई थी। मुबादा वो कोई सवाल ही ना कर लेते। आज अगर वो पकड़ी जाती तो वो शायद जिंदा ही ना बचती। आफरीदी सर, आज तो आप मुझे मरवा ही देते। वो मुँह में हल्के से बदबदा के रह गई। फिर जल्दी से चूल्हे पर पानी चढ़ाया। पता नहीं क्यों बाबा, मुझे नूरी पर शक सा होता है। वानिया ने रेहान शेख से अपना डर बयान किया था। हाँ ठीक कह रही हैं आप, आज तो मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ है, मगर खैर आज ही नूरी को फारिग कर देंगे और कल इंशाल्लाह अर्जेंट वीज़े पर लंदन के लिए रवाना होते हैं। आप यूँ करेंगे, नूरी से अपने कुछ सामान, ज़रूरी सामान की पैकिंग करवा लें, फिर आज शाम तक इसका हिसाब करके फारिग कर देंगे। जी बाबा। वो पुरसोच नज़रों से सामने देखने लगी। कितने घंटों की थकान दे मुसाफत के बाद वो लोग कराची अपने घर पहुंच गए थे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हीरा तो भागकर आसिया के गले लग गई थी। अरे ये तो सरप्राइज़ है। उन्होंने हीरा को खुद में भींच कर प्यार किया। जी मम्मी, हमारा आपको सरप्राइज़ देने का ही इरादा था। अच्छा ये बताइए आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और मेरे सब बच्चे कैसे हैं? उन्होंने बारी बारी सबको गले लगाकर प्यार किया था। आपके सब बच्चे बिल्कुल ठीक है, जमीला मुस्कुरा कर जवाब दिया था। अच्छा मम्मी, मैं ज़रा फ्रेश होने जा रहा हूँ, आप प्लीज़ एक कप गर्म कॉफ़ी मेरे बेडरूम में भिजवा दें। वो उनके सर पर बोसा लेते अपने बेडरूम की सिमत बढ़ा था। और याले मेरी जान, तुम कैसी हो? जमील को जवाब देने के बाद उन्होंने फिर से याले को गले लगाया और उसकी चमकती पेशानी पर प्यार किया। बड़ी मामी, याले ठीक नहीं है, आरफी ने छेड़ा। अल्लाह रहम, क्या हुआ मेरी बच्ची को? उन्होंने अपनी हथेली उसके रुखसार पर रखी और पेशानी से बोली। जाता हुआ जमील रुक कर पलटा। आपकी बच्ची के दिमाग के सारे पुर्जे टाइट हो गए हैं। जमील की जोमैनी बात सिर्फ आरफीन और याले ही समझ सके थे, बल्कि आरफीन ने तो बाकायदा कहकहा भी लगाया था, जिस पर याले ने आरफीन को घूर कर देखा था। अरे बाप रे, मैं तो चलता हूँ, मेरी वालदा मुझे याद कर रही होंगी, उन्हें भी तो सरप्राइज़ देना है। वो डरने की एक नाकाम एक्टिंग करता हुआ मकसूम को लिए वहाँ से 9-2-11 हो गया था। सिमरन भी आसिया से मिलकर रज़ा को लिए ऊपर चली गई थी। हेरा भी फ्रेश होने अपने बेडरूम में चली गई थी। जरमेल, तुम मुझे सीरियस बताओ, क्या हुआ है याले को? अरे मेरी भोली भाली मम्मी, कुछ नहीं हुआ। आपकी बहू को बिल्कुल सलामत है ये, बल्कि उसने हमारी हालत ख़राब कर दी है। वो वापस आसिया के कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाए नहायत पुरशौक नज़रों से देखने लगा था। बड़ी मम्मी, मैं चलती हूँ मम्मा के पास। मोहतरमा, कब तक मैके में डेरा डालने का इरादा है? अब बहुत होगी, ससुराल वापस आ जाओ अपने शौहर के पास। याले देख के रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो आसिया के सामने भी अपनी ज़बान काबू में नहीं रखेगा। जरमील, तंग मत करो याले को, जब उसका दिल चाहेगा ये वापस आ जाएगी। आसिया की ज़ेरिक निगाहें याले का चेहरा पड़ चुकी थी। और चढ़ा लें इसे सर पे। भाई मुझे तो परेशानी हो रही है ना, आखिर कब तक आप मेरा ख्याल रखेंगी? 100 काम होते हैं। मेरे बेडरूम की सफाई मेरे खाने की जिम्मेदारी, मेरे कपड़ों की देखभाल अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इसे ना कि आप समझाएं कि ये अपनी जिम्मेदारी आकर संभाले, मगर आप उसे मज़ीद ढील दे रही हैं। बोल लिया। आसिया ने थोड़ी सहमी नज़रों से याले को देखा, लेकिन उनको बुरा मानकर जमील को जवाब देगी। बारहा उन्होंने उसकी नज़रों में जमील के लिए नफरत लहजे में हकारत देखी थी, मगर जमील के इस तरह बोलने पर भी ना तो उसके चेहरे पर कोई नफरत के आसार थे, ना अंदाज में नाराज़ी। फिर यकीनन मामला कुछ बेहतर नज़र आ रहा था। याले का दिल नर्म होने लगा था।
अभी कहाँ मम्मी, अभी तो कुछ भी नहीं बदला। हाँ, अगर आप इधर उधर हो जाए तो एक दास्तान है सुनाने के लिए। वो मुस्तकिल उसे छेड़ रहा था। याले ने घबरा कर पहले जरमील को फिर आसिया को देखा। मुबादा दरमियान से हट ही ना जाए या फिर वो ही उसे ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर बेडरूम में ना ले जाए। मैं जा रही हूँ बड़ी मम्मी ऊपर। उसने जल्दी से कहा, हाँ बेटा ज़रूर, और आज रात का डिनर सब मेरी तरफ से करेंगे। तुम्हें ज़रूर आना है जी। इससे पहले कि जरमील कुछ बोलता वो फ़ौरन से ऊपर की सिमत बढ़ी। आ जाना वरना मुझे दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। जरमील ने पीछे से हाँक लगाई थी मगर उसने पलट कर नहीं देखा बल्कि हौले से मुस्कुरा के आगे बढ़ गई थी। मेरी बेटी की मुस्कुराहट और इत्मीनान बता रहा है कि बात बन गई है। आसिया ने दुलार से अपने कंधे पर थोड़ी टिकाई जरमील की के गाल पर हाथ रखा। जी मम्मी, बात बन गई है, सब कुछ ठीक हो गया इंशाल्लाह। बहुत जल्द वो यहाँ नीचे आ जाएगी। मैं चाहूँ तो अभी ज़बरदस्ती ले आऊँ मगर अब मैं उसकी रजामंदी को ज़्यादा अहमियत देना चाहता हूँ। जीते रहो मेरे चांद, अल्लाह तुम दोनों को बहुत सी खुशियाँ दिखाए और हमेशा एक साथ रखे। उन्होंने दिल से दुआ दी थी। आमीन सुम्मा आमीन। मगर जरमील, अरशद के बारे में कुछ सोचा है? वो तो बहुत गुस्से में है। बहन की मोहब्बत में कुछ दिखाई नहीं दे रहा उन्हें। उनके चेहरे पर एक साया सा आकर गुजरा था। ओ मम्मी, ये अरशद नाम का कांटा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। ना ही मैं इसकी फजूल बात पर तवज्जो देता हूँ। वो बेजार सा बोला, उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वो सब ठीक है बेटा, मगर तुम ये भी तो जानते हो ना कि वो क्या चाहते हैं। वो तलाक जैसा नापाक और रजील लफ्ज़ अपने मुंह से नहीं निकालना चाहती थी, जिसे जमील अच्छी तरह समझ गया था। मुझे उसके चाहने ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उसकी सोच और बातों को बेवकूफ़ी के सिवा और कुछ नहीं गर्दानता। मैं जानता हूँ तो सिर्फ इतना कि याले मेरी बीवी और मेरे साथ भी है। वो अपने भाई का नहीं मेरा साथ देगी। पुरयकीन और लहजा था, भरोसा था उससे खुद पर भी और याले पर भी। और अब आपको मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब प्लीज़ मुझे गर्मा गर्म कॉफ़ी भिजवा दें, और वो जो आपने रात के डिनर पर सबको बुलाया तो यकीनन कोई ख़ास एहतमाम होगा। इसकी सारी परेशानियों फिक्रों को एक तरफ रखें और रात के डिनर की तैयारी करवाइए। चाहे तो हेल्प के लिए ऊपर से अपनी बहू को भी बुला लें। अरे, अपनी बहू के लिए तो ये ख़ास एहतमाम है, उसी को किचन में लगा दूँ। चले, कुछ दिन की छूट है, कुछ दिन और आज़ादी बना ले आपकी बहू। आखिर काम तो फिर किचन में ही करना है। ये बात की बात है, मगर मैं कोशिश करूँगी कि अपनी बहू को फूलों की तरह रखूँ। किसी काम को हाथ ना लगाने दूँ। शहजादियों की तरह रहेगी वो यहाँ। फिर तो यकीनन मेरी आपसे रोज़ लड़ाई हुआ करेगी। उसने मजाकन कहते हुए मुस्कुराकर सीने पे हाथ बांध लिए थे। मतलब आसिया ने ना समझी के आलम में जमील को देखा। ओ मेरी प्यारी मम्मी, अभी मैं डांट खाने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए ये बहस कल के लिए उठा के रखते हैं। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो, मुझे भी बिल्कुल उलझा दिया है तुम। चलो काफ़ी भिजवाती हूँ। वो किचन की सिर्फ बढ़ गई और जमील मुस्कुराता हुआ अपने बेडरूम की जानिब चलता गया। कैसा रहा मेरे बच्चों का हनीमून ट्रिप? राबिया ने मकसूम को खुद से लगाकर प्यार किया था। मेरे ख्याल में हम भी राहों में खड़े हैं। सारा प्यार अगर अपनी बहू को देगी तो बेटे के लिए क्या बचेगा? आरफीन ने मजाकन राबिया को छेड़ा था। माँ का प्यार कभी कम नहीं होता, बल्कि अपनी औलाद के लिए बढ़ता ही रहता है। और अगर बेटे की औलाद हो जाए तो और ज़्यादा प्यार जोश मारता है। राबिया ने आरफीन को ममता भरी नज़रों से देखने के बाद मकसूम को प्यार से देखा, जिस पर वो बुरी तरह जीव के रह गई। आरफीन ने बगौर उसका गुलाबी होता हुआ चेहरा देखा था। अच्छा, तो आपको हमारी औलाद का इंतज़ार है? वो महजूज होता हुआ बोला था। हाँ बिल्कुल, और तुम दोनों से ज़्यादा, उन्होंने मुस्कुरा के आरफीन को जवाब दिया। यानी कि आपकी यह ख्वाहिश जल्द अज जल्द पूरी करनी पड़ेगी। जो मैंने लबो लहजे में कहता हुआ मकसूम की तो जैसे जान ही निकाल गया था। उसके चेहरे की रंगत उड़ने लगी थी, जिसे आरफीन के साथ साथ राबिया ने भी नोट किया था। मकसूम, मेरी जान, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? उन्होंने फिक्रमंदी से कहते उसके गाल पर हाथ रखा था। जी जी अम्मी, ज़बान लड़खड़ा के रह गई थी। नहीं, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सफ़र भी तो बहुत लंबा करके आए हो तुम लोग। ऐसा है कि अभी जाकर आराम करो, फिर शाम की चाय पर मुलाकात होती है। और हाँ, आज रात का डिनर बड़ी भाभी के यहाँ रखा गया है, उन्होंने पहले ही कह दिया था। अभी जाओ, कुछ देर आराम करो, फ्रेश हो, मैं गरम गरम कॉफ़ी भिजवाती हूँ। दोनों को शफ़क़त से देखे मुस्कुरा कर किचन में जाने लगी। वो बेड पर रखे सूटकेस में से अपने और आरफीन के कपड़े निकाल निकाल कर वार्डरोब में सेट कर रही थी। जब तबीयत ठीक नहीं तो आराम कर लो, बाद में हो जाएगा ये सब। आरफीन वाशरूम से निकला, तौलिए से अपने बाल खुश कर रहा था। मकसूम की निगाह ऊपर उठी और इतनी ही तेज़ी से झुकानी पड़ गई क्योंकि आरफीन ने ब्लैक ट्राउज़र पर कोई शर्ट या बनियान नहीं पहनी हुई थी। उसके कसरती बाजू बहुत नुमायाँ हो रहे थे, मगर इस्लामाबाद वगैरह की फिज़ा माहौल ने उस पर अच्छा खासा असर कर डाला था। ये तो पता था कि वो ब्लैक बेल्ट है, मगर उसकी कसरती बॉडी बिल्डर जैसी जिसामत देखकर यकीन भी हो गया था। सोमी, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जाने, एकदम ये ख्याल कैसे जहन में आ गया? कहाँ खो गई हो? उसे ख्यालों में से चौंका दिया। नहीं, कुछ नहीं, बस ये चंद सूट रह गए हैं, फिर काम खत्म करके आराम करूंगी। वो सूट हाथ में लिए वार्डरोब की सिर्फ बढ़ गई। उसकी तरफ से तकरीबन रुख फेर चुकी थी। दिल जाने क्यों बेइख्तियार धड़कने लगा था, या शायद उदास होने लगा था। ये लो, ये कुछ गिफ्ट्स हैं, तुम उन्हें अम्मी, बड़ी मामी, छोटी मामी वगैरह को अपने हाथ से दे देना। बिल्कुल करीब से आरफीन की आती आवाज़ पर वो जैसे ही पलटी, उसके यूँ पलटने पर आरफीन के हाथ से वो शॉपर कारपेट पर गिर गए।
वो बुरी तरह घबरा के रह गई। आरफीन की इस कदर गुर्बत पर उसके रहस्य और शान ख़त्म होने लगे थे। सो सॉरी। उसकी उड़ी रंगत, उसके तनफ्फुस का तेज़ चलना, उसकी दिल की धड़कनों का यूं ज़ोर ज़ोर से शोर करना, कुछ भी तो आरफीन से छुपा नहीं था, बल्कि वो मज़ीद लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा कि मकसूम बिल्कुल उसके हिसार में कैद होकर रह गई थी। लगता है अम्मी की ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। उन्हें हमारे बच्चे खिलाने का बहुत अरमान है, तो क्या ख्याल है, साथ दोगी मेरा? एक तो आरफीन का हुलिया, दूसरे उसकी बात, दोनों ने मकसूम के जिस्म से जान निकालनी शुरू कर दी थी। देखिए, आप मुझसे दूर रहें और भूले नहीं कि नहीं भूला मैं कि मैं किसी की अमानत हूँ जिसमें तुम मामूली सी भी खयानत करेगी रवादार नहीं हो। एम आई राइट? वो थोड़ा पीछे हुआ था इससे, और वो इस्लामाबाद वाली बात कैसे भूल गया। शायद मोहब्बत इसी को कहते हैं कि अपने चाहने वालों की हर तकलीफ दे बात को दरगुजर कर देते। और फिर मकसूम उसके लिए क्या थी ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी। बगौर उसका चेहरा देखते हुए गीला तौलिया उसके चेहरे पर डाले वहाँ से हट गया था। मकसूम ने जल्दी से वो गीला तौलिया हटाया। सामने देखा फिर बेड पर ब्लैंकेट ओढ़े सोने की तैयारी कर रहा था। उसकी रुकी सांसें बहाल हुई। प्लीज़ लाइट ऑफ कर दो, मुझे सख्त नींद आ रही है, सपाट लबो लहजे में कहता हुआ वो करवट बदल गया था। वो जानती थी कि आरफीन का मूड सोने की जगह पर ख़राब हो गया, मगर वो भी क्या करती। ये भी तो सच था कि एक ना एक दिन उसे आरफीन की ज़िंदगी से चले जाना था। वो फिर क्यों अपनी आंखों में ख्वाब सजा ले जिसकी ताबीर ही कोई नहीं थी। कितनी ही देर वो वहाँ खड़ी रही थी। जब टांगे शल होने लगी, वो धीरे से चलती हुई बेड पर सोते आरफीन के करीब आ ठहरी। किस कदर मासूम लग रहा था वो सोते हुए। इससे पहले कि वो उठ जाता, वो वहाँ से हट गई और लाइट ऑफ करके कमरे से निकल गई। जिस्मानी थकन से ज़्यादा जहनी थकन ज़्यादा महसूस हो रही थी। हेरा हेरा हीरा अपने वार्डरोब में अपने कपड़े सेट करी थी कि जमील चला आया। हाथ में कोई पैकेट था। जी जमील भाई। वो अपना काम छोड़े पलट कर देखने लगी। ये लो, जल्दी से ऊपर याले को देकर आओ। उसे कहना आज रात को इस ड्रेस को पहन कर आए। उसने वो खाकी पैकेट आगे बढ़ाया। तो भाई ये काम आप भी कर सकते हैं, मुझे कबाब में हड्डी क्यों बना रहे हैं? वो शरारत से उसे देखते हुए छेड़ने लगी। ज़्यादा बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है, जाओ वरना अभी पिट जाओगी। उसने शरारत समझते हुए एक चपत उसके सर पर लगाई और पैकेट उसके हाथ में देते हुए उसका बाजू थामे बाहर निकला और रुख ऊपर की तरफ मोड़ दिया। जमील भाई, थोड़ा अपना कमरा समेट तो लूँ। नहीं, बाद में, पहले मेरा काम। ओफो, आप भी पूरे दीवाने हैं। वो मुस्कुराती हुई ऊपर बढ़ी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? याले नहाकर निकली थी, अपने बालों में ब्रश फेर रही थी। अरे हीरा हो, इजाज़त क्यों मांग रही हो? याले ने ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखा और हीरा के पास चली आई थी। भाई पहले तो अपनी अमानत पकड़ो। उससे झट वो खाकी लिफाफा उसके हाथ में थमा दिया था। अरे ये क्या है भाई? वो हैरानी से देखने लगी। ये जमीन भाई ने तुम्हारे लिए भेजा, आज रात के डिनर पर इसे पहन के नीचे आ जाना। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अपना कमरा सेट करके रात की तैयारी भी करनी है। वो फिर रुकी नहीं। ये जा वो जा, मुबादा कहीं वो वापस ही ना कर दे पहले की तरह। मगर उसकी सोच के बरक्स याले के गुलाबी होठों पर मसरूर सी मुस्कुराहट रही थी। सब आंखों की स्क्रीन पर वो बीते 2 दिन गर्दिश करने लगी। अंग अंग में अजीब सी खुशी की लहर दौड़ रही थी। दिल सुरीली ताल में धड़कने लगा था। उसने वो खाकी लिफाफा खोला। उसमें से नहायत ही कीमती हसीन महंगा सूट निकला था। उससे पूरा सूट खोला। धानी नेट की खूबसूरत घेर वाली फ्रॉक, जिसके गले पर डार्क ग्रीन और वेलवेट का कपड़ा लगाकर कढ़ाई की गई थी। फ्रॉक के पूरे बॉर्डर पर भी यही काम था। पूरी फ्रॉक पर गोल्डन और सिल्वर छन डाले गए थे। उसने दुपट्टा खोला। पूरे दुपट्टे पर ग्रीन वेलवेट की एप्लिक थी। चूड़ीदार पजामे के साथ ये सूट नहायत खूबसूरत लग रहा था। जरमील की पसंद लाजवाब थी। उसे वो सूट खुद से लगाया और कद आवर आईने में देखा तो खुद अपने आप ही शर्मा गई। ऐसा लगा जैसे जरमील सामने खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। रात को सब डिनर के लिए तैयार थे। बारी बारी नीचे आ रहे थे। राबिया, मकसूमा, आरफीन सबसे पहले नीचे आ गए थे। नजमा और सलीम अहमद भी रज़ा को लिए नीचे आ गए थे। फ़हीम अहमद अभी तक ऑफिस से नहीं आए थे। आसिया ने सारे इंतज़ाम करवा लिए थे। याले जल्दी करो, सब नीचे पहुंच गए हैं। सिमरन ने याली के बेडरूम का दरवाज़ा बजाया था। सिमरन भाभी 1 मिनट आ रही हूँ। अजीब सी झिझक और शर्म ने उसको अपने इर्द गिर्द से घेर लिया था। पहले तो वह इस कदर हसीन नहीं लगी थी जितनी आज इस वक्त लग रही थी। चेहरे पर स्पाई फेयर एंड लवली के और गुलाबी होंठों पर लाइट सी पिंक लिपस्टिक, सब आंखों को काजल से सज जाए। वो इसके अलावा और कोई मेकअप नहीं किया था। बालों को आधा बांधे बाकी के पुष्प पर खुले छोड़ दिए थे। ज्वेलरी के नाम पर कान में छोटे छोटे मैचिंग आवेजे, खड़ी नाक में डायमंड नोज पिन जिससे चेहरा खूब लश्कारे मारता था। बस यही 2 चीज़ें इसके वजूद की जीनत थी। वो बाहर आई, मगर सिमरन जा चुकी थी। अब नीचे अकेले कैसे जाए, क्योंकि सब सामने बैठे होंगे। यकीनन बिल्कुल सामने जमील बैठा होगा। उसका इंतजार शिद्दत से कर रहा होगा। बिला के घबराते हुए दिल को मजबूत करती अपनी हालत पर काबू पाती वो आगे बढ़ी थी। निगाहें झुकाए वो आधी सीढ़ी तक ही पहुंची थी। जैसे ही निगाह उठाई, बिल्कुल सामने जमील अपने सुरमई कांच में मोहब्बत का एक ठाठे मारता समंदर लिए उसे ही बगौर देख रहा था। बस उसकी सारी हिम्मत टूट गई। उसके कदम वहीं थम गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अरे मेरी जान, आ गई तुम? वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ। आसिया उसे देखते ही खुद आगे बढ़ी। सबकी निगाहें
उसकी सहमति थी, बल्कि आरफीन ने तो बकायदा टोका भी मारा था। जरमील के यूं टुकटुकी बांध कर देखने पर तो बच्ची इसलिए डर गई है। याले के रुक जाने पर और जरमील के यूं चाह से बगौर देखने पर आरफीन ने चोट की थी, मगर वो जमील ही क्या जो आरफीन की बात पर कान धर ले। बड़ा ही बेगैरत है बच्ची, डर डर के मरी जा रही है और तू घूरने से बाज नहीं आ रहा। मिस्टर, मैं बच्ची को घूर रहा हूँ, तुझे क्यों जलन हो रही है? जरमील ने दू बदू जवाब दिया। अब समझ में आई कि वो अब तेरे पास क्यों नहीं रही। क्या मतलब? मरी में तुम दोनों ने 2 दिन एक साथ एक बेडरूम में गुजारे थे ना, तो जैसे जिनके कब्जे में मासूम सी परी का क्या हाल हुआ होगा उसका नतीजा सामने है। आरफीन के लबों पर धीमी सी शरीर मुस्कुराहट थी। जरमील इसकी बात का मतलब समझकर पूरी तरह उसे घूरने लगा था। मैं बहुत सख्त जान हूँ, याले की तरह मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से डराने की कोशिश मत करना। बताने की ज़रूरत नहीं है कि ना तो सिर्फ सख्त जान है बल्कि अव्वल दर्जे का ठीक भी है। जरमील के तपे हुए अंदाज पर आरफीन ने जानदार कहका लगाया था। उसके यूं बिलावजा कहका लगाने पर सबकी नज़र बेख्तियार उस पर उठी थी। बेटा खैरियत तो है ना? सलीम अहमद ने मुस्कुरा के उसे देखा, जिस पर वो कुछ खफीफ सा होकर रह गया। जी छोटे मामू, बस वो जरमील ने जो कि ऐसा सुनाया था। अच्छा, यकीन नहीं आता। उन्होंने बेयकीन नज़रों से संजीदा से जरमील को देखा। नहायत ही खबीस इंसान है। तो जमील ने आहिस्ता से दांत पीसकर आरफीन को घूर कर कहा था, और इससे पहले कि वो मजीद निशाना बनता फ़ोन के बहाने से खड़ा हो गया था। कब की रुकी हुई सांस जमील के जाने से बहाल हुई थी। आज मैंने सारा खाना याले की पसंद का बनवाया है। आसिया ने दुलार से उसे देखा था। इट्स नॉट फेयर बड़ी अम्मी, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। आरफीन ने कुछ मुंह बना के कहा था। कैसी नाइंसाफ़ी आरफीन बेटा? आसिया ने नासमझ नज़रों से आरफीन को देखा था। यही कि आज का सारा खाना याले की पसंद का बना है। अरे नहीं आरफीन, आपको भी आज का खाना बहुत पसंद आएगा। वो थोड़ा घबरा सी गई। वो नहीं चाहती थी कि नादानस्तगी में भी उनकी तरफ से इसकी किसी की दिल आज़ारी हो, मगर स्पेशल गेस्ट तो याले हुई ना। आरफीन फुल मजाक के मूड में था, जानबूझकर याले को उकसाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें नाकाम ही रहा था। नहीं चांद, मेरे लिए इस घर के सारे ही बच्चे अहम और बराबर हैं, बस ज़रा याले की बात कुछ अलग है। उन्होंने मुस्कुरा के याले को देखा था। अब तो मुझे याले से जेलसी और फील हो रही है। आरफीन 100% याले को चिढ़ा रहा था। याले जो बड़ी मुश्किल से बड़ों की मौजूदगी का ख्याल कर रही थी, इस बार बुरी तरह आरफीन को घूरने लगी, जैसे सालम ही निकल जाएगी। अरे बाप रे, याले को गुस्सा आ रहा है। आरफीन डरने की नाकाम एक्टिंग करने लगा था। याले के यूं घूरने पर आरफीन, अगर याले खामोश है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे तंग करो। राबिया ने आरफीन को तनबीह की थी। ओके, नहीं तंग करता, वैसे भी ये डिपार्टमेंट तो किसी और का है। याले उसकी जो मैंने बात समझती थी। आज आरफीन भाई ज़रूर से ज़्यादा बेलगाम हो रहे हैं। और याले, तू खामोश है, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हीरा को भी याले की खामोशी हजम नहीं हो रही थी। ये सब तो यूं ही चलता रहेगा, मैं खाना लगवाती हूँ। आसिया मुस्कुराती हुई खड़ी होगी और किचन की जानिब जाने लगी। जाओ याले, आप भी कुछ हेल्प करवाओ। नजमा ने आसिया को जाते देखकर फौरन याले को हुक्म दिया। याले आरफीन को घूरती हुई उठी थी। चेहरे का तासुर बता रहा था जैसे बोल रही हो, आपको तो मैं बाद में देख लूँगी। उसके पीछे मकसूम भी खड़ी हो गई थी, सिमरन रज़ा को संभाल रही थी। हीरा ने कांच की प्लेटें वगैरह टेबल पर रख दी। मकसूम डिशेस में सालन निकाल कर रख रही थी, जिसकी आसिया भी हेल्प करवा रही थी। इतना बड़ा घर था, मगर बकौल यहाँ मर्दों के मुलाजिम से हर काम करवा लें, सिवाय किचन में खाना बनाने के लिए। इसलिए किचन कुकिंग इस घर की खवातीन ही करती थी। अरे ग्लास तो ये कम रहेंगे। याले बेटा, स्टोर से ग्लास का एक नया सेट रखा हुआ है, तुम वो जाकर ले आओ। आसिया ने बाकी ग्लास जमा करके ट्रे में रखे तो उन्हें कम लगे थे, इसलिए किचन से मुल्हिक स्टोर में याले को भेजा। वो वहाँ चली आई। मामी जान, आप जाकर वहाँ बैठिए, बाकी हम सब कर लेंगे। मकसूम ने आसिया के हाथ से ट्रे ले ली थी। जीती रहो, वो उसको दुआ देती कुछ हिदायत देती हुई इन लोगों में जाकर बैठ गई। हीरा फ्रिज की जानी बढ़ी ताकि सारी सलाद और मीठा निकाले। यारे ने इधर उधर नजरें घुमाई तो बिल्कुल सामने एक ग्लास का सेट नजर आ गया था। वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ी कि किसी ने पीछे से उसे एक झटके से अपनी तरफ खींचा और उसका रुख अपने सिमत मोड़ा था। वो कहाँ उस अचानक अवतार के लिए तैयार थी। यही वजह थी कि जरमील के पहाड़ जैसे वजूद का हिस्सा बनी थी। वो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी और जरमील उसे मजीद बिखेरने लगा था। उसके चेहरे, उसके गर्दन पर दीवानावार अपने जुनून और मोहब्बत की एक तहरीर रकम करता चला गया था। जरमील की इस बेबाकी पर उसके हाथ पैर फूलने लगे थे। उसका सांस तेज तेज चलने लगा था। दिल तो जैसे हलक में आकर जोर से धड़कने लगा था, जैसे अभी बाहर आ जाएगा। उसकी नाजुक जान बहुत मुश्किल में पड़ गई थी। जरमील जरमील छोड़ें। वो अपना बचाव करने में नाकाम कोशिश कर रही थी। अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखे उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर जरमील पर तो जैसे जुनून सा सवार था। उसे अपने हिसार में मजबूती से कैद किए उस पर अपने प्यार की मूसलाधार बारिश कर रहा था। आई लव यू याले, रियली लव यू सो मच, मत दूर जाया करो मुझसे। जरमील छोड़े मुझे, कोई आ जाएगा प्लीज़। ज़बान बुरी तरह लड़खड़ा के रह गई थी।
चेहरे की रंगत हर दर्जा सुर्ख हो गई थी, जैसे वहाँ से अभी खून छलक पड़ेगा। पहले वादा करो मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। उसके कपकपाते लबों पर अपने प्यार की मोहर सबत की कर दी। वो पूरी जान से घबरा के रह गई। यहाँ से शर्म के मारे निगाहें नहीं उठ रही थी। उसकी दोनों हथेलियां जमील के चौड़े सीने पर धरी थी। वो जितना दूर होने की कोशिश करती जमील मजीद उसे खुद में समेट लेता। ओके आप मुझे छोड़ें प्लीज़ जमील, मैं मर जाऊंगी। उसकी सब आंखें छलक पड़ी। डर भी था कोई उस तरफ आ ना जाए। जमील ने बगौर उसके चेहरे को देखा था, फिर उस पर रहम खाते हुए आहिस्तगी से उसकी कमर से अपने दोनों बाजू हटाए, मगर उसके दोनों बाजू पकड़ के उसे अपने बिल्कुल मुकाबिल कर लिया। बहुत खूबसूरत लग रही हो, देख लो मुझसे रहा ना गया, मगर ये तो अभी मेरे प्यार की एक झलक थी। आज रात तुम मेरे पास मेरे बेडरूम में आओगी तो बताऊंगा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए किस कदर मोहब्बत है। हालांकि मरी के होटल में मैं इस बात का सबूत दे चुका हूँ, लेकिन यकीनन कुछ तो कमी रह गई है मेरी मोहब्बत और चाहत में कि तुम अभी भी मुझसे दूर हो। मगर आज रात वो कमी भी मैं पूरी कर दूंगा, सारी तिश्नगी मिटा दूंगा। बोलो नहीं जाओगी ना आज रात? जमील ने उसका सुरख चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर उठाया था। या ले ग्लास मिल गया। हीरा ने वही किचन से हाँक लगाई थी, और अगर वो यहाँ आ गई तो वो शर्म से ज़मीन में गड़ जाएगी। हाँ मिल गए। वो ग्लास उठाने के लिए जाने लगी, मगर जरमील ने उसे नहीं छोड़ा। पहले वादा करो आज नहीं जाओगी। जरमील मुझे जाने दे वरना हीरा यहाँ आ जाएगी। पहले प्रॉमिस। उसने पुरशौक नज़रों से उसे देखते उसके चेहरे पर उंगलियां फेरी। या ले हीरा की फिर आवाज़ आई थी। वो शायद अंदर आ रही थी। ओके प्रॉमिस, मैं नहीं जाऊँगी। अभी तो जान छुड़ाने को उसकी माननी ही थी। जरमील ने झुककर उसके रुखसार पर बोसा लिया और थैंक्स कहकर छोड़ दिया। याले ने तेजी से ग्लास उठाया और बगैर उसकी तरफ देखे किचन से निकल गई थी कि अगर पीछे मुड़ के देखेगी तो कहीं पत्थर की ना बन जाए। ये रहे ग्लास। फूली हुई सांस में कहा था, अरे ये तुम्हें क्या हुआ? तुम इस कदर सुर्ख क्यों हो रही हो? तुम्हारा सांस इतना क्यों फूल रहा है? हीरा को उसकी गैर हालत पर तशवीश हुई तो मकसूम ने भी पलट कर देखा। अरे हाँ याले, सब खैरियत है ना? मकसूम ने फिक्रमंदी से उसे देखा और उसका शाना थाम लिया। इसी इस्लाम में पीछे स्टोर रूम के दरवाजे से जरमील बरामद हुआ। आहट पर हीरा और मकसूम ने उसे उस सिमत देखा था। याले तो जानती थी कि पीछे कौन आकर खड़ा हुआ है। अरे जरमील भाई, आप स्टोर रूम में क्या कर रहे थे? जरमील ने हीरा ने जरमील को ना समझी के आलम में देखा था। कुछ नहीं, मैं अपनी पुरानी एल्बम ढूंढने आया था। वो याले के बराबर में आ ठहरा था। उसकी इस तरह बराबर में बिल्कुल नज़दीक आकर ठहरने पर याले के हाथ से ग्लास का सेट छूट गया। कांच के छह ग्लास टूटकर इधर उधर बिखरते चले गए। याले आर यू ऑल राइट? हीरा और मकसूम दोनों पीछे हटी थी, जबकि याले खुद भी बुरी तरह घबरा के रह गई। इतने ग्लास टूटने की आवाज़ पर घर के सब अफराद वहीं किचन में जमा हो गए। आसिया तेजी से याले के पास आई थी। वो मामला समझ गई थी। याले मेरी जान, तुम ठीक हो ना? जी। वो बड़ी मम्मी घबराहट के मारे मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। याले नहायत अफसोस की बात है, कहाँ दे आता तुम्हारा? नए ग्लास सारे ही तोड़ दिए। नजमा बेगम को बहुत नागवार गुजरी थी याले की ये लापरवाही। उन्होंने सबके सामने हल्के से डांट दिया था। नहीं नजमा, तुम याले को बिल्कुल नहीं डांटोगी। चीज़ों का क्या है, टूटती हैं फिर आ जाती हैं, यही बहुत है कि बच्ची की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आसिया ने सख्ती से नजमा को टोक दिया था। तो और क्या आसिया भाभी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। और फिर कांच टूटना तो अच्छा शगुन माना जाता है। मुसीबत माल पर जाए, जान बच जाए, यही अच्छा है। राबिया भी शर्मिंदा शर्मिंदा से याले के पास आई थी। वाह मेरे मौला, एक ना शुद्ध दो शुद्ध। आरफीन ने किचन की छत की तरफ चेहरा उठाया। मतलब सिमरन ने आरफीन को देखा। मतलब ये सिमरन भाभी के याले के इस नुकसान पर ठीक ठाक क्लास लेनी चाहिए। और पता है मेरा दिल क्या चाह रहा है? क्या? उसने सिमरन को देखा। यही कि तुम्हारे एक हाथ लगा ही दूँ। जब से याले आई है तुम तब से ही इस बेचारी को तंग किए जा रहे हो। सिमरन अब के बर्दाश्त नहीं कर सकी और आरफीन को झाड़ दिया। और इस बेचारी के काम तो देखिए। उसने फर्श पर टूटे बिखरे कांच के ग्लास की सिमत इशारा किया। उस बात इस बार याले से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसकी सब आंखों से टूटकर मोती रुखसार पर बिखरते चले गए। अब बारी सबकी घबराने की थी, बल्कि आरफीन तो सही मानों में डर गया था। कुछ भी था, मगर उसका इरादा याले को रुलाने का नहीं था और ना ही उसका दिल दुखाने का। आई एम सॉरी याले, आई स्वेयर, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आरफीन स्टॉप इट, बहुत हो गई। हद होती है मजाक करने की भी। आखिर को रुला ही दिया ना याले को तुमने। राबिया ने बुरी तरह आरफीन को डांट दिया। आई एम सॉरी अम्मी, वो वाकई बहुत शर्मिंदा हो गया था और शर्मिंदा शर्मिंदा सा सर झुकाए आंसू बहाती याले के पास आ ठहरा था। सॉरी याले बहना सर को झुकाए, कान को उस तरह पकड़े, मुंह को लटकाए वो इस तरह खड़ा था कि याले रोते रोते मुस्कुरा दी। सब आंखों में आंसू लिए गुलाबी होठों पर मुस्कुराहट सजाए ये लड़की जमील के दिल में उतरती चली गई थी। दिल शिद्दत से चाह के उसे अपने दिल में बिठाए, सबकी नज़रों से छुपाए, दूर कहीं बहुत दूर ले जाए। दिल तो शिद्दत से ये भी चाह रहा था कि ज़ोर से आरफीन के गाल पर एक हाथ जड़ दे, मगर बमुश्किल खुद को काबू किए दांतों को इतनी ज़ोर से भींचा कि दिमाग की सारी रगें गुस्से से उभरी थी। आरफीन को एक गुस्से की नज़र से देखता वो रुका नहीं, वहाँ से चल
निकलता ही चला गया था। ओ शिट यार, जरमील नाराज़ हो गया, अब उसको भी मनाना पड़ेगा, आरफीन ने बड़ी बेचारगी से कहा था। मगर वो क्यों? आसिया ने मासूमियत से आरफीन से सवाल किया था। अरे बड़ी मामी, याले को जरूर लाया है। फिर तो वो अपनी जगह बिल्कुल राइट है, बल्कि मैं तो कहती हूँ जरमील को एक हाथ तुम्हारे झड़ना ही चाहिए, राबिया ने नाराज़ी से कहा। तो फिर ठीक है, ये सज़ा मैं भुगत के आता हूँ, वरना आपके लाडले भतीजे साहब डिनर का सारा बदमज़ा कर देंगे। वो याले के सर पर हाथ रखता वहाँ से चला गया ताकि जरमील को मना सके। अब ये सब कुछ छोड़ो, ये मुलाजिम साफ़ कर लेंगे, तुम चलो यहाँ से। आसिया ने उसका हाथ थामा जो कांच साफ़ करने झुकती जा रही थी। और फिर सब डाइनिंग टेबल पर आ गया। फिर ने बड़ी मुश्किल से ज़मीन को मना लिया था। माहौल पहले जैसा ही खुशगवार हो गया था। फ़हीम अहमद भी ऑफिस से आ गए थे। डाइनिंग टेबल पर सबको इकट्ठे देखकर सब बहुत खुश हो रहे थे। वो याली की मौजूदगी पर तो नहायत खुशगवार हैरत भी हुई थी। डिनर अच्छे माहौल में खाया गया था। सारी डिशेस भी बहुत लजीज और मज़ेदार बनी थी। आसिया ने आज खास तौर पर बहुत एहतमाम किया था। काफ़ी देर गपशप लगाने के बाद सब अपने अपने पोर्शन में अपने बेडरूम में चले गए थे। आज खाना बहुत मज़ेदार बनाया है आपने, और सबको इकट्ठे देखकर तो और खुशी हुई थी। फ़हीम अहमद बहुत कम खाने की तारीफ़ करते थे, मगर फिर जो भी मिल जाता चुपचाप खा लेते थे। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, और याले आई तो मुझे और ज़्यादा खुशी हुई। इसका मतलब है आगे के हालात बेहतर नज़र आ रहे हैं। आसिया ड्रेसिंग टेबल के सामने आगे बैठी अपनी हल्की फुल्की ज्वेलरी उतार रही थी, और वो जिन हालात का जिक्र कर रही थी फ़हीम अहमद बखूबी समझ भी गए थे। इंशाल्लाह, और आपके साहबजादे भी राह रास्त पर आ गए हैं। मगर एक बात जहन में और भी रखिएगा, हालात जैसे भी रहे बहरहाल आखिरी फैसला तो अरशद का ही होगा, क्योंकि हमने उसे ज़बान दे दी है। फ़हीम अहमद बैकग्राउंड से टेक लगाए लैपटॉप पर अपने ऑफिस का कोई काम कर रहे थे। नहीं फ़हीम साहब, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी भी है और जरमील के साथ ज़्यादती भी। और फिर आखिरी फैसले का इख्तियार तो याले को ही मिलना चाहिए ना, आखिर को वो जरमील की बीवी है। आसिया वहीं बेड पर फ़हीम अहमद के सामने आकर बैठ गई थी। बीवी, वही बीवी जिसे जरमील खुद शादी के दूसरे दिन ही सुबह ही छोड़ गए थे। और ये भी मत भूलिए कि अगर जरमील याले का शौहर है तो अरशद याले का भाई, और जो अरशद कहेगा वो सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने अरशद को ज़बान दी है। उन्होंने लैपटॉप पर से नज़र हटाकर साद लहजे में आसिया से कहा था। मगर मुझे लगता है जरमील और याले के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया है। उनके चेहरे पर परेशानियाँ पैदा थी। बेशक ठीक हो गया हो, मगर अरशद आ जाए, फिर देखते हैं क्या होता है। 2 साल का अरसा कम नहीं होता आसिया बेगम। इन 2 सालों में याले ने जिस कदर तकलीफ उठाई है उससे सभी वाकिफ़ हैं। अरशद और सिमरन ने किस तरह इस मासूम सी बच्ची को संभाला है, सब जानते हैं। याले के दुख दर्द, उसकी बिगड़ती हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जरमील है, जिसे अरशद नज़रअंदाज ना कर सकेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अरशद को तहम्मुल से समझाएं? नहीं, मगर क्यों फ़हीम साहब, आखिर को ये हमारे इकलौते बेटे जरमील की ज़िंदगी का सवाल है। आसिया, अरशद उस वक्त इस कदर गुस्से और जज्बात में है कि अगर उन्हें समझाएंगे तो वो मज़ीद बिखरेगा। इसलिए सब कुछ हालात के धारे पर छोड़ दो। एक बात पूछूं हूँ, क्या आप भी चाहते हैं कि जरमील का बसा बसाया घर टूट जाए? चाहा तो मैंने ये भी था कि जरमील और याले की शादी हो जाए, मगर देख लो ज़बरदस्ती की शादी का रिजल्ट आज सबके सामने है। मगर जो गुजर गया वो कल था। आज जरमील अपने किए पे शर्मिंदा है, पछता रहे हैं, अपनी गलती को सुधारना चाह रहे हैं। और आपने आज देखा नहीं वो किस कदर खुश थे। उनकी आंखों में याले के लिए कितनी चमक थी, मुझे सब नज़र आ रहा है। मगर एक तरफा ये भी तो हो सकता है आप कैसे कह सकती हैं कि याले मान जाएगी? मेरा दिल कहता है वो भी जरमील को माफ़ कर चुकी है। उन्हें याले की आंखों में जरमील के लिए नरमी नज़र आई थी। ये सब मफरूज़े हैं क्या असर आई हैं, और असल हकीकत ये है कि अरशद जो फैसला करेंगे वो सबको मानना पड़ेगा। अब आप जाकर सो जाए, मुझे कुछ देर और काम करना है। फ़हीम अहमद ने उनकी आंखों में आई नमी को इग्नोर किया, अपनी नज़रें दोबारा से लैपटॉप पर टिका दी। आसिया ने खामोशी से कुछ लम्हे उन्हें देखा, फिर अपनी नमी अपने अंदर दफन करते हुए अपनी जगह पर आकर लेट गई। उसका मतलब है अभी सबसे बड़ा इम्तिहान होना बाकी है। आंखों को बंद किया आसिया ने दुख से सोचा। फ़हीम अहमद ने एक अफसोस भरी नज़र उस माँ पर डाली जो सिर्फ अपने बेटे की खुशी चाहती थी, मगर वो भी क्या करे, इस पर खुद गर्ज होकर नहीं सोच सकते थे। मकसूद ने जैसे ही अपने बेडरूम में कदम रखा, टीवी पर चलते म्यूजिक की तेज़ वॉल्यूम ने उसका स्वागत किया था। उसने बेसाख्ता ही नज़र टीवी पर डाल के सामने बेड पर नीम दराज आरफीन पर डाली। पूरे कमरे में नुसरत फ़तेह अली खां की ये कवाली उस कमरे की गंभीर खामोशी को तोड़ रही थी। शायद आज उसका मूड सोने का कतई नहीं था, जब भी इस कदर फुल वॉल्यूम में ये गज़ल सुन रहा था। वो भी फिलहाल नींद का इरादा था कि सोफे पर जाकर टिक गई। बेड क्राउन से टेक लगाया, आरफीन ने एक सरसरी निगाह उस पर डाली और फिर दोबारा निगाहें टीवी पर मरकूज कर दी। इस वक्त जाने क्यों ये गज़ल उसके दिल की अक्कासी कर रही थी। मकसूम ने बेसाख्ता ही मुड़कर पीछे आरफीन को देखा, जो जाने कब से बगौर उसे ही तक रहा था। इन निगाहों में इस कदर सवालात थे कि वो एक लम्हे के लिए छीप सी गई। वो जानती थी कि वो सवालात क्या हैं, मगर वो जानकर इस सवालात से निगाह चुरा चुकी थी। आरफीन उसकी नज़रें चुराने पर हौले से मुस्कुरा दिया था। कुछ ही टाइम लगा होगा कि उसका मोबाइल बजने लगा था। मकसूम ने अपना मोबाइल देखा, जहाँ पर स्क्रीन पर सो में कॉलिंग जगमगा रहा था।
मकसूम का दिल खुशगवार हालत में धड़कने लगा। उसने फ़ौरन से पेशतर मोबाइल का बटन प्रेस करके कान से लगा लिया। हेलो, वो एक कान पर हाथ रखे दूसरे पर मोबाइल लगाए चीख कर बोली थी। हेलो हेलो सोमी, बोलो। आरफीन के तो चौंक चुके ध्यान के सारे धागे उस वक्त उसी से जुड़े थे। इसके लबों से सोमी का नाम सुनकर टीवी का वॉल्यूम बंद कर चुका था। सोमी सद अफसोस की लाइन कट चुकी थी। वो मोबाइल लिए खुशी खुशी आरफीन के पास भागी चली और बेसाख्ता ही कुछ भी सोचे समझे बगैर उसके पास बेड पर बैठी थी। आरफीन, देखें सोमी का फ़ोन आया है। मगर आरफीन उसे सुन कहाँ रहा था। वो तो उसके यूं अचानक नज़दीक आकर बैठने पर दिलकशी से उसे देख रहा था। लेकिन कोई बात हो ही नहीं सकी। मैं ट्राई करती हूँ। वो फिर से कॉल बैक करने लगी थी, मगर अफसोस उसके पावर ऑफ होने का मैसेज दिया जा रहा था। उसका चेहरा मुरझा के रह गया। इसका मतलब है सोमी यहीं कराची में है। वो मायूसी से मोबाइल तकने लगी थी कि कोई बात नहीं हो सकी थी। उससे आरफीन को देखा जो से ही वो गौर तक रहा था। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपको भी अफसोस हुआ है ना सोमी से बात नहीं हो सकी? मगर आप फिक्र ना मत करें, मैं भी ट्राई करूँगी, बल्कि बार बार ट्राई करती हूँ। उसे जैसे ही कॉल बैक करनी चाहिए आरफैन बोल पड़ा। मुझे तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी सोमी की फिक्र करनी चाहिए? उल्टा सवाल दाग कर उसे कंफ्यूज कर गया था, मगर बहुत जल्द खुद को संभाल भी लिया था। मेरा तो ख्याल है आपको बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा, मगर क्यों? सवाल फिर से किया गया था और मकसूम इससे पहले मजीद कुछ बोलती आरफिन फिर टोक गया था। लेकिन इस क्यों का बहुत सोच समझ कर जवाब देना। मकसूम उसके सवाल पर उलझ कर उसे देखने लगी और उसके सवाल पर गौर भी करने लगी। क्या हुआ? आरफिन ने उसके पुरसोच चेहरे के आगे हाथ हिलाया लहराया था। आरफिन, आपने तो मुझे बिल्कुल ही उलझा कर रख दिया। आरफिन धीरे से हंसी और हाथ बढ़ाकर उसका रुखसार थपथपा दिया। गुड नाइट। फिर आरफिन ने रिमोट से टीवी ऑफ कर दिया, ब्लैंकेट और करवट बदल गया। मकसूम उसको उलझन भरी नज़रों से देखती ही रह गई और फिर खामोशी से उठी, लाइट ऑफ करके बेड की दूसरी साइड पर आकर लेट गई थी। मगर नींद न जाने क्यों इन स्याह आंखों से रूठ गई थी। अंदर इस कदर सन्नाटा क्यों था, वो समझने से कासिर थी। जाने किस पहर बोझल पल के रुखसार पर गिरी और नींद की वादियों में खोती चली गई। उसकी अभी आँख ही लगी थी कि महसूस हुआ कोई वजनी शय उसके ऊपर हो और धीरे धीरे उसके चेहरे पर किसी की पुरतबिश लमस की हिद्दत उस कदर जोर आवर थी कि उसकी आँख खुल गई। नाइट बल्ब की रोशनी में जरमील का चेहरा बहुत बाजिया हुआ था। इन खौफजदा सब्ज आंखों में जरमील ने अपने सुरमई कांच काट दिए थे। इस दफ़ा मुझे बेटी चाहिए जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो। इस फसूम भरी खामोशी में नहायत धीरे से सरगोशी हुई थी। या लगी तो जैसे जान मुश्किल में पड़ गई थी। उसका एक एक उज़्व कांप रहा था, इस ठंडक से, उसकी बेहद नज़दीकी कुर्बत से और उसकी बेबाक गुफ्तगू से। याला ने थोड़ी हिम्मत करके अपनी हथेली उसके चौड़े सीने पर रखकर उसे हटाना चाहा, मगर जरमील ने अपनी मजबूत हथेली में उसका नाजुक हाथ कैद कर लिया। हूँ, अब ये नामुमकिन है। तुमसे एक लम्हे के लिए भी दूर हूँ। मुझ जैसे टाइकन सख्त जान को तुमने मोहब्बत की इतनी मजबूत जंजीर में कैद कर लिया है कि ना तो तुम उस मोहब्बत से छुटकारा पा सकती हो और ना ही मैं ये जंजीर तोड़ना चाहूँगा। उसने हौले से अपने लब उसके हाथ की पुष्ट पर रख दिए थे। या लगी तो सिटी गुम हो गई। उसे तसव्वुर भी नहीं किया था कि जरमील इसके बेडरूम में उस बेड पर इसके इतने करीब आ सकता है। उसी पल दरवाजे पर दस्तक दी जाने लगी। वो जैसे होश की दुनिया में आई थी। जरमील से अपना हाथ छुड़ाने की सही करने लगी थी। दरवाजे पर कोई है जरमील, प्लीज़ छोड़े मुझे। उसने उसके पहाड़ जैसे वजूद को हटाना चाहा, मगर उसमें तो मामूली सी भी जंबश नहीं हुई थी। उफ यार, उस वक्त क्यों डिस्टर्ब कर दिया। जरमील के चेहरे पर हल्की सी बेजारी आई थी। वो उसकी दूसरे साइड पर लेटा था। याले तेजी से उठी, मगर जरमील ने उसकी कलाई थाम ली। याले ने पलट कर देखा था। जो भी है जल्दी फारग करो उसे। याले कुछ नहीं बोली और अपनी कलाई उसके हाथ से छुड़ाई, क्योंकि उस दौरान दस्तक जोर जोर से दी जाने लगी। वो आगे बढ़ी और दरवाज़ा खोला तो वहाँ सिमरन थी। जी सिमरन भाभी, कहिए। इस कदर ठंड में भी पसीने पसीने हो गई थी। बेडरूम में जरमील की मौजूदगी ने उसे अंदर तक सहमा दिया था। अरे याले, तुम इस कदर काम क्यों रही हो? सब खैरियत तो है ना? सिमरन इसकी हालत पर घबरा गई थी। उसके माथे पर हाथ रखा जो बिल्कुल सर्द हो रहा था। याले, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे नहीं सिमरन भाभी, असल में ठंड भी तो बहुत है ना। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। ये डर भी था कि जरमील की मौजूदगी का पता ना चल जाए। आज ही श्योर कि तुम ठीक हो? सिमरन को तसल्ली नहीं हो रही थी। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर आप इस वक्त क्यों? सब खैरियत है ना? वो जल्द अज जल्द सिमरन को फारिग करके जरमील को यहाँ से निकालना चाहती थी। खुदा न खास्ता अरशद को पता चल जाता तो जाने कौन सा तूफान आ जाता। हाँ देखो ज़रा, मेरे जहन से ही निकल गया। मैं यहाँ रज़ा की फीडर लेने आई थी। वो फीडर के लिए रो रहा है। वो तो मैंने मामा के बेडरूम में रख दी थी। ओके, मैं ले लेती हूँ, अब तुम सो जाओ। वो मुस्कुराती हुई उसका गाल थपथपा के चली गई। यारे ने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके लॉक किया और दरवाजे से टेक लगाए। अपने तेज़ धड़कते दिल पर हाथ रखे आंखों को सख्ती से नीचे अपनी गैर होती हालत पर काबू पाने की सही करने लगी थी। थोड़ी देर बाद आंखें खुली तो सांसों की रफ्तार थम सी गई। जरमील जो उसे बगौर देख रहा था बेड से नीचे उतरा और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता बिल्कुल उसके नज़दीक आकर ठहर गया।
दोनों हाथ उसके दाएं बाएं टकाकर उसके चेहरे पर झुकता चला गया। याले की टांगें बुरी तरह कपकपाने लगी। सब आंखों में नमी सी आ ठहरी थी। हाथ दर्जा गोरी रंगत में सुर्खी सी गलने लगी थी। गुलाबी होंठ अलग इस लम्स से थरथरा रहे थे। स्याह पलकों की झालर लरसने लगी थी। ज़मीन ने दिल लूट लेने वाला ये मंजर नहायत दिलकशी से देखा था और फिर उसकी साफ शफाफ गर्दन पर झुककर अपने ये दहकते लब रख दिए। याले रीढ़ की हड्डी तक सनसना उठी थी। जरमील ने झुककर उसके नाजुक वजूद को किसी कांच की तरह गाड़ी की तरह अपने बाजुओं में भर लिया, कांच की गुड़िया की तरह अपने बाजुओं में भर लिया था और चलता हुआ अपने उसे बेड तक लाकर आराम से लिटा दिया। वो जो बेडरूम में मामूली सी भी लैंप की रोशनी थी वो भी हाथ बढ़ा के गुल कर दी थी। याले की हर मज़ाहमत उसकी मजबूत पनाहों में दम तोड़ती चली गई थी। नजमा फजर के बाद फजर की नमाज़ पढ़ने उठी थी। उनके सर में शदीद दर्द हो रहा था। सोचा पहले चाय का पानी रख दें, नमाज में भी टाइम बाकी है। जब तक वो फजर की नमाज़ अदा करेंगी इतनी देर में चाय भी तैयार हो जाएगी। वो अपने बेडरूम से बाहर निकली। सामने नज़र उठी जरमील नीचे जा रहा था। वो अपने वाइट मलमल के कुर्ते के बटन लगाते तेज़ी से सीढ़ियाँ अबूर कर गया था। उन्हें याले का ख्याल आया वो यकीनन उसी के बेडरूम से निकला था। वो तेज़ी से याले के बेडरूम की सिमत बड़ी दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया। नज़रें सीधी बेड पर पड़ी थी। ब्लैंकेट आधा ऊपर और आधा नीचे कारपेट पर गिरा था। बेड की चादर पर लातादार चिकनें पड़ी हुई थी। उन्होंने इधर उधर देखा, याले कहीं नहीं थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो वॉशरूम में थी। नजमा के बहुत से सोचों के दर खुल गए थे। वो समझ गई याले की बदलती रंगत तो उन्होंने इस्लामाबाद से आने के बाद ही नोट कर ली थी, मगर वजह ये होगी उनके तो अहम गुमान में भी नहीं था। मगर बहरहाल जो भी था, हालात सुधरने की नवीद थी। उनके अंदर एक सुकून था, एक खुशगवार सा एहसास पैदा हुआ था। वो हौले से मुस्कुराती हुई दरवाज़ा बंद किए किचन में चली आई थी। गाड़ी एयरपोर्ट के लिए निकल गई थी। रेहान शेख गाड़ी ड्राइव करने के साथ साथ मानिया से बातें भी कर रहे थे। बाबा, मैं अब कभी पाकिस्तान नहीं आऊँगी। वो अभी तक खौफजदा और सहमी हुई थी। हाँ बेटा वानी, मेरा भी यही ख्याल और इरादा है, उन्होंने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा था। रास्ते में ही बेकरी पड़ी थी। रेहान शेख ने गाड़ी रोक दी। मैं ज़रा कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, अपने चक्कर में मुझे भी भूखा रखा हुआ है। फ्लाइट में भी 2 घंटे बाकी हैं, जब तक हम कुछ खा पी लेते हैं। ओके बाबा, अभी तो वाकई मुझे भूख भी सता रही है, आप लेकर आ जाइए। उसके चेहरे पर सिर्फ अपने अजीज जान बाबा की खातिर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाई थी, वरना दिल अंदर से बहुत घबरा रहा था। अजीब अजीब से वाहिमात उसे डरा रहे थे, जिन्हें वो जाहिर करके मजीद रेहान शेख को परेशान नहीं करना चाहती थी। रेहान शेख गाड़ी से उतरकर अंदर बेकरी में जा चुके थे। कम ऑन हरी अप। उसकी तरफ का दरवाज़ा किसी ने ज़ोरदार झटके से खोला था। वो बुरी तरह डर के सामने देखने लगी थी और फिर जिस आसेब से वो छुटकारा पाकर बहुत दूर जा रही थी, वही आसेब उसके सामने अपने शिकंजे खोले खड़ा था कि लम्हा भर भी ना लगे वो अपने मजबूत शिकंजे में जकड़ लेगा। सामने अफरीदी खड़ा निहायत गुस्से से उसे देख रहा था। मानी ने कुछ देर बेयकीनी नज़रों से उसे देखा। ज़बान तो वैसे ही तालू से जा चिपकी थी। उसे रुख मोड़ के बेकरी की तरफ देखा था कि रेहान शेख आ जाए और उसे इस आसेब से बचा ले। जल्दी करो, आहिस्ता से धाड़ा था लंबे चौड़े आफरीदी के आगे। भला उसका नाजुक वजूद क्या मायने रखता था? वो अपना बचाव कैसे कर सकती थी? ऊप्स, सॉरी, मैं तो भूल गया कि तुम एक आफरीदी ने जो इशारा किया था वो अच्छी तरह समझ गई थी। आफरीदी ने जिस तरह उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाया था उसे शदीद तरीन नफरत महसूस हुई थी और उससे पहले कि वाने कोई कार्रवाई करती, आफरीदी ने हाथ बढ़ाकर एक झटके से उसे खींचा और किसी मोम की गुड़िया की तरह वो उसके बाजू में समा गई थी। छोड़ो मुझे जंगली वहशी जानवर, छोड़ो मुझे। वो खूब उसको मुक्कों से मार मार कर उसको गालियों से नवाज रही थी। आफरीदी जिसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी, वहाँ मामूली सी मुस्कुराहट दर आई। आज तुम्हें इस वहशी जंगली जानवर का सबूत मिलेगा। उसे अपनी गाड़ी में पटक कर उसकी तरफ का दरवाज़ा लॉक किए तेज़ी से ड्राइविंग सीट पर विराजमान हुआ और जन से गाड़ी बढ़ा के ले गया। रेहान शेख कुछ शापर हाथ में लिए वापस आए। देखा गाड़ी खाली थी। पिछली सीट पर वानिया की बैसाखी रखी हुई थी, मगर वानिया गाड़ी में नहीं थी। शापर उनके हाथ से गिर गए थे। वो सही मानों में परेशान हो गए थे। वानी वानी बेटा, वो इधर उधर देखने लगी। कहीं आते जाते लोगों से पूछा भी, मगर सब ने लाइल्मी का इजहार कर दिया। बिलाखिर एक शख्स ने बताया कोई आदमी आया था, लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा सा, वो आपकी बेटी को ज़बरदस्ती गाड़ी में लेकर गया है। रेहान शेख सेकंड में समझ गया, हो ना हो वो अफरीदी होगा उनके जिसमें लहू लावा बनकर दौड़ने लगा। बस नहीं चल रहा था उस वक्त। अफरीदी सामने और उसका रेशा रेशा अलग कर दे, उसके जिस्म के इतने टुकड़े करें कि कई जन्म लग जाए, मगर वो अपने जिस्म के टुकड़े ही ना गिन सके वो बहुत कुछ सोचते हुए तेज़ी से गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से वहाँ से निकले थे। वानिया की आंख खुली तो खुद को किसी नरम गरम बिस्तर में पाया था। मुलायम सा ब्लैंकेट इसके ऊपर था। उसने अपने अतराफ का जायजा लिया तो कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। गुजरा लम्हा उसकी कटोरा आंखों में किसी फिल्म की तरह चलने लगा था। आखिरी मंजर याद आया जब आफरीदी ने उसे गाड़ी में डाला था और वो लाग तोड़ने की कोशिश कर रही थी। आफरीदी ने
उसे अपनी जानिब खींचा तो उसका सर उसके चट्टान जैसे मजबूत शाने से लगा था। वो तो पहले ही भूखी थी, ऊपर से आफरीदी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वो खुद को संभाल ही न सकी और अक्लो खिरत खोती चली गई थी। बहुत जल्द यह एहसास भी हो गया कि आफरीदी ने उसे अगवा कर लिया है। उसने तेजी से ब्लैंकेट को खुद से दूर फेंका जैसे वो कोई अछूत हो। बड़ी मुश्किल से वो बेड से नीचे उतरी थी। आज उसके पास इसकी वे साखी नहीं थी जिसका उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था। बेड के सहारे खड़ी और एक पैर के सहारे गिरती पड़ती वो कमरे से तो बाहर निकल गई। सामने टीवी लाउंज था, फुल स्क्रीन का टीवी ऑफ था, वहाँ भी कोई नहीं था। उसने इर्द गिर्द गर्दन घुमाकर नजरें दौड़ाई। बराबर में एक कमरा था जिसका दरवाज़ा अध खुला था। क्या आफरीदी वहाँ होगा? सबसे पहला ख्याल यही जहन में कूदा था और इस ख्याल से उसके खून उसकी रगों में नफरत की शदीद लहर दौड़ी थी। दिल ने शिद्दत से गवाही दी कि आज इस जहाँ से ख़त्म ही कर दे। वो आहिस्तगी से चलती हुई दीवार का सहारा लिए डरो खौफ के ज़ेर असर उस कमरे तक पहुंची। एक जुस्तजू भी थी कि वो आखिर उस कमरे में क्या कर रहा है। उसकी नज़र साइड में रखी आयरन मिरर पर पड़ी थी जहाँ एक भारी सा शो पीस रखा होता। उसने वो उठा लिया ताकि अपने बचाव के लिए कुछ तो कर सके। वो सहारे से चलती हुई अंदर कमरे के अंदर आ गई। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। कमरा खाली था मगर नहीं, वहाँ कोई था और शायद नहीं, यकीनन बेड पर कोई था। वो दीवार पकड़ती बेड तक आ ही गई। बेड पर कोई ब्लैंकेट डाले सो रहा था। वानी ने बगौर वो चेहरा तका था। छोटा सा नाजुक सा चेहरा था और किसी ज़माने में यकीनन ये चेहरा होश के बाहुसन रखता होगा जिसे आज वक्त की गर्दों के बाहर ने कमला दिया था। वानी बहुत गौर से ये चेहरा तक रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे वो अपना कल देख रही हो। वो चेहरा उसके चेहरे से बहुत मुशाबिहत रखता था और सबसे हैरत अंगेज़ बात कि उसकी सुराहीदार गर्दन और उस पर एक काला तिल बिल्कुल उसी जगह था जहाँ उसके था। और वो आगे बढ़ी। इससे पहले कि वो बेड पर बैठती किसी ने उसके मुंह पर सख्ती से अपनी हथेली रख दी थी कि उसका सांस घुटने लगा था। उसके हाथ से शोपीस गिर गया था जिसकी आवाज़ कारपेट की वजह से दब गई थी। आपने दीवानियों को घसीटता हुआ उस कमरे से निकालकर वापस उस कमरे में ले आया था जहाँ और नहाया जारहाना अंदाज में उसे फर्श पर बिछे कालीन पर फेंक दिया था। उसे गुस्से से एक नज़र देखने के बाद उसने दरवाज़ा बंद किया था। आज इन बलोरी आंखों में उसने पहली बार इंतकाम की हवस देखी थी, वरना जितनी बार भी वो उससे मिला था अपने लिए नफरत और हकारत के सिवा कुछ नहीं देखा था। मगर आज उसका अंदाज बिल्कुल ही अलग था। वानी का दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। वो पल भर में समझ गई कि वाल आफरीदी के क्या इरादे हैं। उसके नन कटोरों से आबशार की तरह आंसू बहने लगे थे। आज अपनी इज्जत महफूज नहीं लग रही थी। नहीं, खुदा के लिए मुझे जाने दो, मत मारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता देती हूँ, मुझे जाने दो। वो गिड़गिड़ाकर फरियाद करी थी, अपनी इज्जत और निस्वानियत की भीख मांग रही थी। खुद को बचाने के लिए वो हथेलियों के बल पीछे सरकती जा रही थी। मगर आफरीदी पर आज बदला लेने का जुनून सवार था। जिस दहकती आग में वो बरसों से जल रहा था, आज उसकी चिंगारियों से उसका वजूद भी खाकस्तर कर देने के दर पे था। होंठों पर खबासत से भरपूर मुस्कुराहट चेहरे पर पूरी इसरार से चमक लिए वो उसके करीब बढ़ रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतने वास्ते दोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? कितनी तंजिया हंसी थी उसकी कि वो अंदर तक खौफजदा होकर रह गई थी। उसने आगे बढ़कर उसका एक पैर पकड़कर अपने नज़दीक खींचा। वह ठहरी, कमज़ोर, अपाहज, भला कहाँ इस देव हैकल मर्द का मुकाबला कर सकती थी। खींचती चली गई और उसके चट्टान जैसे वजूद से बुरी तरह टकराई थी। मुझे तो यूँ महसूस हुआ जैसे इस पहाड़ से टकरा महसूस तो उसे यूँ हुआ जैसे इस पहाड़ से टकरा कर वो खुद पाश पाश हो गई हो। भाग रही थी, मुझसे भाग रही थी, वो भी लंदन। तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है? मुझसे छुटकारा पाना बहुत आसान है। आफरीदी ने सख्ती से उसके बाल अपनी मुट्ठी में दबोचे थे कि वो करा के रह गई। तुम्हारा बाप रेहान शेख वो बुज़दिल इंसान जब बिना सामना ना कर सका तो तुम्हें लेकर लंदन फरार हो रहा था। वो समझता है आफरीदी कोई कमज़ोर इंसान है जो इसकी उसकी तरह गीदड़ भपकियाँ ही देता है। मगर आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा कि बदले की इस आग में झुलसता आफरीदी क्या कर सकता है। आफरीदी ने मोम की गुड़िया की तरह उसे अपने बाजू में उठाया था और अपने जहाज़ी साइज बेड पर नहायत ही बुरी तरह पटक दिया था। वानी तकलीफ से बिलबिला कर रह गई। वो अपने बचाव के लिए दूसरी साइड से उतरने के लिए आगे बढ़ी मगर उससे पहले ही आफरीदी ने उसका बाजू पकड़कर फिर से पटका था और उसके सीने पर पड़े दुपट्टे को खींच कर पीछे कालीन पर फेंक दिया। वानी की तो जैसे जान ही निकल गई थी। उसे अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिए थे। नहीं, खुदा के लिए ये गुनाह मत करो, वो बिलक बिलक कर आजी से बोली थी। गुनाह? वो हंसा तो हंसता ही चला गया। शुक्र अदा करो मिसेस अफरीदी की ये गुनाह नहीं है। वो और फिर मज़ीद उसकी कुछ सुने ज़ोर से उसे जो धक्का दिया तो वो पीछे की साइड पर गिरी थी। साइड टेबल पर रखी तमाम चीज़ें उसके हाथ मारने से गिरती चली गई थी। अफरीदी उस पर झुकता चला गया था। कितनी मज़ाहमत करती, कहाँ तक मुकाबला करती। वो छोटी सी मोम की गुड़िया, कान से बना नाजुक सा दिल, उसके एहसास व जज्बात सब उसकी हवस इंतकाम का निशाना बन गए थे। फिर चंद ही घंटों में सब कुछ ख़त्म हो गया। उसका गरूर व अना, उसका एतमाद, उसकी इज़्ज़त व आबरू, उसकी निस्वानियत,
सब कुछ, यहाँ तक कि उसका वजूद ही नहीं, उसकी रूह को भी आफरीदी ने अपने पैरों तले बुरी तरह कुचल डाला था। उसकी ज़ात मजरूह होकर रह गई थी, वो टूटती चली गई, उसका एक एक रेशा बिखरता चला गया था। वो अब ज़माने के सामने नज़र उठा के चलने के काबिल नहीं रही थी। ऐ काश इसी पर ज़मीन फटती और वो उसमें ज़िंदा दफन हो जाती। आफरीदी का जब इंतकाम पूरा हो गया था, उसका मकसद इंजाम को पहुँच गया था। उसने वानिया को बेड से नीचे किसी कचरे की तरफ फेंक दिया था, जैसे अब उसकी कोई हैसियत वक़्त नहीं रही थी। जाओ जाकर अपने बाप से कह देने का, जिस तरह 20 साल पहले उसने शहला अफरीदी को तोड़ फोड़ के फेंक दिया था, आज उसकी गुड़िया भी इसी तरह टूट कर बिखर गई है। नफरत से भरी एक नज़र उस पर डालता वो वॉशरूम में घुस गया था, मगर वो सुन कहाँ नहीं थी। वो अपने हवास में होती तो सुनती, अक्लो खैरत सब गंवाती चली गई। कमरे की हर शय धुंधली सी लगने लगी थी। सब कुछ जैसे गोल गोल घूम रहा हो और घुप अंधेरे में खोता चला जा रहा हो। जहन की स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी, आंखों से भी सारे आंसू खुश्क हो गए थे। गला तो पहले ही चीख कर दुख किया था, बल्कि शायद जख्म भी पड़ गए थे। धीरे धीरे आंखें भी बंद होने लगी। हर शय से बेगाना वो अपने सारे होश हवास खोती चली गई। जिस जिस्म से लगता था रूबी परवास कर गई थी, उसकी आती जाती थम थम कर चलती सांसें भी रुक गई थीं। दिल धड़कना बंद हो गया था। आंखों की पुतलियों पर अगर कोई अक्स नमूदार हुआ था तो वो था उसके चहीते बाप रेहान शेख का। फिर वो नहीं जानती कि आगे क्या हुआ उसके साथ। वो सुबह उठी, बराबर में देखा आरफिन कवर्ड ब्लैंकेट सर तक ओढ़े बेखबर नींद के मजे लूट रहा था। वो उठी थी, वॉशरूम में गई, मुंह हाथ धोकर वो बाहर निकली। आरफिन अभी तक इसी पोजीशन में सो रहा था। एक मुस्कुराती नजर उस पर डालती वो बाहर निकल आई। राबिया किचन में थी, वो वहीं चली गई। आज चूंकि संडे था, वो हलवा पूरी का नाश्ता बना रही थी। हाथ पर राबिया ने पलट कर देखा था। अस्सलाम वालेकुम, मकसूम आगे बढ़े और अदब एहतराम से सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, सदा सुहागन रहो, उन्होंने मुस्कुरा के जवाब के साथ दुआ दी तो मकसूम उनकी दुआ पर झींप के रह गई थी। क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी मेरी दुआ? राबिया ने उसका झींपा झींपा सा चेहरा देखा था। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो गड़बड़ा के रह गई। अब जाहिर सी बात है आरफीन और इसके दरमियान क्या चल रहा है वो तो नहीं जानती थी। अच्छा ये बताइए आप क्या कर रही हैं? उसने मैदे से बने पेड़ों को देखा जो राबिया ने बना के रखे थे। चूल्हे पर आलू की सब्जी और दूसरे पर हलवा चढ़ा हुआ था। आज चूंकि संडे, इससे आरफीन का पसंदीदा नाश्ता बना रही हो। कीमे की कचौरी, सूजी का हलवा, छोले आलू का सालन और मैदे की पूरियाँ। वो फला इस कदर ऑयली नाश्ता। मकसूम ने हैरत से मिली जुली कैफे से उन्हें देखा। उसके अंदाज पर राबिया हौले से मुस्कुरा दी। तुम्हें ये सब पसंद नहीं? सच बोलूं, माइंड तो नहीं करेंगी? डर भी था कि राबिया बुरा ना मान जाए। माँ अपने बच्चों की किसी बात का बुरा नहीं मनाती। तुम बोलो, उन्होंने शफकत से उसे देखा था। एक्चुअली मैं इतना हैवी और ऑयली फूड नहीं खाती हूँ। डरते डरते कहा, बस इतनी सी बात जी। उसने इस बात में गर्दन हिला दी। कोई बात नहीं, पहले नहीं खाती मगर अब खाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें एक नस्ल को परवान चढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने प्यार से उसका गाल थपथपाया था। मैं समझी नहीं, आ जाएगी, फिलहाल तो ये सब प्लेट में निकाल कर टेबल पर रखो, आरफीन को भी बुला लो। जी बेहतर। मकसूम में जल्दी जल्दी सारा नाश्ता करीने से टेबल पर चुन दिया और राबे के कहने पर दोबारा बेडरूम में आई। आरफीन उठ चुका था, वॉशरूम में था, पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो नहा रहा था। वो जब तक बेड पर ब्लैंकेट तय करने लगी, उसी समय उसका मोबाइल बजने लगा। मकसूम ने ब्लैंकेट को छोड़ा और मोबाइल उठाया, जहाँ स्क्रीन पर सोमी कॉलिंग जगमगा रहा था। उसने बेसब्री से मोबाइल ऑन करके कान से लगाया। हेलो सोमी, उसने बेताबी से पुकारा। हाँ मकसूम, मैं बात कर रही हूँ। सोमी, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो, कहाँ हो? इस दौरान आरफीन भी वॉशरूम से निकल आया। मकसूम पर नजर पड़ी। वो मोबाइल पर किससे बात कर रही थी, बहुत एक्साइटेड लग रही थी। वो समझ गया फ़ोन के उस पार कौन बात कर रहा है। वो बेजार सी शक्ल बनाए टावल से बाल रगड़ता ड्रेसिंग टेबल के पास आ ठहरा था। मैं भी बहुत खुश हूँ और ठीक हूँ, यहीं पाकिस्तान में हूँ और तुमसे मिलना चाहती हूँ। हाँ सौम्य, मुझे भी तुमसे मिलना है, बल्कि एक काम करो, तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। ऑल राइट, कहाँ रुकी हो तुम? मुझे एड्रेस बताओ, मैं आऊँगी। एड्रेस? मकसूम ने इधर उधर देखा। ड्रेसिंग टेबल के आगे आरफीन खड़ा था। जस्ट ए मिनट। वो तेज़ी से आरफीन के पास आई थी, मोबाइल के स्पीकर पर हाथ रखा। प्लीज़ आरफीन, इस घर का एड्रेस बता दें। आरफीन ने पहले बगौर उसके चेहरे से छलकती खुशी को देखा, फिर एक सांस भरते हुए दराज से पेन और डायरी निकाली और उसके एक सादा कागज़ पर इस घर का एड्रेस घसीटा। थैंक यू। मकसूम का स्पार्ट चेहरा देखे बगैर मकसूम उसका स्पार्ट चेहरा देखे बगैर सोमी को एड्रेस समझाने लगी थी। ठीक है मकसूम, मैं तुमसे बहुत जल्द मिलने आऊँगी, मेरा इंतज़ार करना। ओके, आई वेट फॉर यू। एंड ये गुड न्यूज़ है, आरफीन को भी सुनाती हूँ। उसने मुस्कुराते मोबाइल ऑफ कर दिया। उसके चेहरे पर बेइंतहा खुशी के रंग थे। गालों पर पड़ता डिम्पल उसकी मुस्कुराहट से मज़ीद गहरा हो गया था। आरफीन की निगाहें तो वैसे भी उसके सुंदर मुखड़े पर ठहरी हुई थी, मज़ीद उसका दिल उसके रुखसार पर पड़ते डिम्पल में खोस आ गया था। उस दिल ने शिद्दत से गवाही दी कि कोई हल्की सी शरारत की जाए, मगर अपने नफ्स पर काबू पाना उससे आता था। आरफीन, आपके लिए खुशखबरी है। रियली? तुम मुझे खुशखबरी सुनाओगी? आरफीन दोनों हाथ सीने पर बांध दे पुरशौक नज़रों से उसे तकने लगा था, क्योंकि एक वजह यह भी थी कि वो सोमी का जिक्र फिलहाल उस वक्त सुनकर अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता था। मकसूम पहले तो नहीं समझी, जब आरफीन की बात का मतलब समझ में आया तो बुरी तरह झीम कर रह गई।
आरफीन, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? जाने आरफीन। वो एक कदम और आगे बढ़ा था। उसे देखकर उस पर शोखियाँ सी सवार होने लगी थी। देखिए, आप मुझसे इस तरह गुफ्तगू मत करें। वो उसके जुमले से हया से सुरख पड़ गई। शर्म के मारे गहरी पलकें भी लरजने लगी थी। रुखसार पर पड़ता डिम्पल मध्यम पड़ने लगा था। तो फिर कैसी गुफ्तगू करो, तुम ही बता दो। वो हौले से मुस्कुराया। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि सोमी आ रही है। उसने खाइफ नज़रों से आरफीन को देखा, जो आंखों में शोखियों का एक जहां आबाद किए उसे देख रहा था। अच्छा? आरफीन ने अच्छा को एक सांस भरकर ज़रा लंबा खींचा था। तभी आखिर इन 4 माह के अरसे में मोहतरमा सोमी साहिबा को आपसे मिलने का ख्याल आ ही गया। होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट लिए वो दिलकशी से उसे देख रहा था। हो सकता है वो किसी मजबूरी में फंस गई हो। दबे दबे लफ्ज़ों में उसकी वो वकालत कर रही थी। और वैसे भी हमारे बीच ये तय हुआ था कि सोमी आ जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। बहरहाल अब सोमी की अमानत है। उसने निगाहों का रुख फेर ही लिया था। जाने क्यों दिल अजीब अंदाज में धड़का था। ये तो अब सोमी साहबा के सामने आने पर पता चलेगा कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ना सिर्फ अपनी शादी छोड़ के भाग गई, बल्कि अपने वालिदैन की इज्जत पर भी बट्टा लगा के गई थी। प्लीज़ आप मेरी दोस्त के लिए ऐसे बेहुदा अल्फाज मत इस्तेमाल करें। वो बुरा मान गई थी। आफरीन है तुम पर और एक तुम्हारी दोस्त पर। वो मजाक उड़ाने लगा था। देखिए, अब आप ज्यादती कर रहे हैं। वो गुस्से में आ गई थी और अपनी अंगश्त शहादत उसकी तरफ उठाई थी। आरफीन ने इन स्याह आंखों में झांका जहां गुस्सा झलक रहा था। तुम ज्यादती करने दे कब रही हो? उसने उसकी उठी उंगली पकड़ ली थी। ओफ! वो कान की लौं तक सुरख पड़ गई थी। आपसे तो बात करना ही फजूल है। उसने एक झटके से अपनी उंगली खींची और पैर पटक कर जाने लगी थी कि आरफीन ने उसकी मरमरी कलाई खींची तो वो किसी टूटी डाल की तरह उसकी कसरती बाजू से आ लगी थी। लगता नहीं है कि तुम लंदन जैसे आज़ाद माहौल में पली बड़ी हो। नहायत हौले से कान में सरगोशी करते हुए उसकी झुकी झुकी आंखों में झांक रहा था। क्या मतलब? वह मुश्किल पलकियों पर उठाई थी। मतलब ये कि तुम्हारी कोई भी नाजो अदा लंदन की शहरी जैसी नहीं है। आरफीन की गहरी बात का मतलब वो अच्छी तरह समझ गई थी और मुश्किल खुद को संभालते हुए अपने आप को उसकी गिरफ्त के हिसार से छुड़ाया था। मैं आपसे सोमे की बात कर रही हूँ और आप बात करो कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। यानी कि तुमने तहैया कर लिया है कि तुम मेरा खुशगवार मूड ख़राब करना है। आरफी ने उससे 2 कदम पीछे हटकर सीने पे दोनों हाथ बांधे बगौर उसे देखा। मकसूम कुछ नहीं बोली, सिर्फ खामोशी से उसे देख कर रह गई। आरफीन ने उसे उसकी खामोशी पर एक लंबी सांस खींची थी। अच्छा चलो, तुम मुझे खुद ही बता दो कि जो लड़की अपनी शादी के एंड टाइम पर भाग जाती है, सब कुछ छोड़ छाड़ के, जिसे ना मेहमानों का ख्याल था ना ही अपने वालिदैन की इज्जत का, और उस पर महा कमाल या दीदा दलेरी की अपनी जगह अपनी फ्रेंड को बिठा देती है, और फिर ज़बरदस्त बात ये कि वो 4 माह बाद भी वापस आ रही है, तो तुम मुझे बस इतना समझा दो कि इसमें खुशखबरी क्या है। ये आप क्या बार बार भाग गई का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको इस तरह मेरी दोस्त की इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। वो खसा बुरा मान गई थी, बल्कि मुंह बनाकर उसके स्तंभ से रुख फेंक गई थी, जिस पर आरफीन धीरे से हंस दिया। इतने बड़े लेक्चर में उसने सिर्फ भाग गई के लफ्ज़ पर ही गौर किया था। बहुत हैरत होती है मुझे तुम पर, बकौल तुम्हारी ही कि तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें यहाँ फंसा गई, फिर भी तुम्हें इसके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकती हो। हाँ, तो इसमें गलत क्या? और आप इसे इत्तेफाक कह लें या फिर मेरी बदकिस्मती कि मैं यहाँ इस जगह पर हूँ। मगर ये भी सच है कि इसे यकीनन कोई बड़ी मजबूरी रही होगी, वरना कोई भी लड़की अपनी शादी के एंड टाइम पर नहीं जाती। खैर, बदकिस्मती तो नहीं, हाँ ये इत्तेफाक ज़रूर कह सकती है, वो भी हसीन इत्तेफाक, ख़ास तौर पर मेरे लिए। उसने झुककर उसके कान के पास आकर कहा। मकसूम बुरी तरह घूर कर देखने लगी। ओके बाबा, सॉरी, इस तरह घूरो तो मत। नहायत कमज़ोर दिल वाक़या हुआ हूँ, हार्ट अटैक ही ना हो जाए। साफ लग रहा था वो मुकम्मल मजाक के मूड में है, सीरियस बिल्कुल नहीं है। मकसूम ने भी कुछ कहना बेवकूफ़ी ही समझा। गर्दन इधर उधर नफ़ी में करती वहाँ से हट जाना ही बेहतर समझा था। अच्छा यार, सॉरी बोल तो रहा हूँ। और फिर उसका इरादा भाप कर तेज़ी से उसकी राह में हायल हो गया। चलो सीरियस होते हैं, इस वेर अब कुछ होल फुल नहीं बोलूँगा। उसने बाकायदा अपने दोनों कान पकड़ लिए थे। मैं तो सीरियस हूँ, आप ही को बिला वजह का मजाक सूझ रहा है। ओके बाबा, कहा ना, अब मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। चलो बोलो, क्या बोल रही थी तुम? मकसूम उसकी अदाकारी पर खाइफ नज़रों से देखने लगी, जो आरफी ने फ़ौरन नोट कर लिया। और शायद मैं फिर गलत बोल गया था। यकीनन मुझे कार्निश पर जाकर इज़्ज़त एहतराम से पूछना चाहिए था। तो आरफीन ने अपना एक हाथ पुश्त पर, एक हाथ सीने पर रखा और आंखें झुकाए अदब से उसके आगे झुका था। मिसेस आरफीन, आपकी बेस्ट फ्रेंड मकसूमा ज़रूर सोमी, जो कि 4 माह पहले अपनी शादी के एंड टाइम पर किसी बहुत बड़ी मजबूरी के तहत कहीं तशरीफ़ ले गई थी, वो अब 4 माह बाद हमारे घर में या आज या कल कदम रंजा फरमाएंगी। तो आप मुझे हुक्म दीजिए कि सोमी साहिबा की क्या खातिरदारी कर सकता है। उसके तर्ज अंदाज पर, इतने गाढ़े जुमलों पर ना चाहते हुए भी सोमी वो मुंह पर हाथ रखे हंसने लगी थी। आरफिन, आप नहायत ही बुरे हैं, आपसे बात करना बहुत फजूल है। आरफिन उसकी हंसी पर सीधा खड़ा हो गया था। उसका मतलब था वो नाराज़ नहीं थी। अरे मकसूम बेटा, कहाँ रह गए हो तुम लोग? नाश्ता ठंडा हो रहा है। इतने में राबिया की आवाज़ आ गई। बस हम ही आ रहे हैं। मकसूम ने दरवाज़ा खोल के आहिस्ता से उन्हें जवाब दिया, फिर पीछे पलट कर आरफिन को देखा, जो दिलकशी से बगौर उसे मुस्कुराकर देख रहा था। नाश्ते के लिए बुलाने आई थी, जाने आपने मुझे कहाँ उलझा दिया। अब चलिए, नाश्ता सारा ठंडा हो गया होगा, मैं फिर से गर्म कर देती हूँ। उल्टा उसे मोड़ते इल्ज़ाम ठहराने के फ़ौरन बाद
कमरे से बाहर निकली थी। आरफीन भी उसके पीछे मुस्कुराता हुआ कोई अंग्रेजी धुन गुनगुनाता आ रहा था। इतनी देर कर दी तुम दोनों ने? मैंने नाश्ता दोबारा गर्म करके रख दिया, अब जल्दी आ जाओ। राबिया अपनी चेयर संभाल चुकी थी। अम्मी मैं कर देती हूँ, आपको तकलीफ उठानी पड़ी। मकसूम को शर्मिंदगी ने घेर लिया। कोई बात नहीं हो, तकलीफ कैसी, अपनी औलाद का काम करना तकलीफ थोड़ी है होती है। उन्होंने मोहब्बत से उसे देखा था। मकसूम हौले से मुस्कुरा दी। कभी कभी तो सोमी की किस्मत पर रश करती कि वो इतनी सारी पुरखुलूस मोहब्बतों की मालिक है, फिर उदास भी हो जाती कि बहरहाल उसे एक ना एक दिन यहाँ से चले जाना था, मगर वो इन बहुत सारी मोहब्बतों के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार देगी। अब क्या सोचने लगी? राबिया ने उसके चेहरे पर चेहरे के पुरसोच चेहरे के आगे हाथ लहराया था। आरफी ने बगौर तका था उसको। वो जानता था कि मकसूम उस वक्त क्या सोच रही है। उस जैसी बेवकूफ़ और मासूम लड़की आरफी ने दुनिया में नहीं देखी थी, जो अपना शौहर अपनी बेस्ट फ्रेंड की झोली में डालने के दर पे थी। नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो फिर नाश्ता करो जी। उसने टेबल पर सिर्फ एक कप चाय और डबल रोटी का एक पीस उठा लिया। मकसूम बेटा, ये जो इतना सारा नाश्ता बनाया है, किस लिए बनाया है? राबिया ने उसको डबल रोटी पर मक्खन की हल्की सी तह लगाते देखा। अम्मी, असल में मैं वाकई इतना हैवी और ऑयली ब्रेकफास्ट नहीं करती, वो मनमनाई थी। एक बात तो बताओ, वहाँ लंदन में तुम्हारी क्या खुराक थी? आरफी ने पूरी का नवाला तोड़कर हलवे से लगाकर मुंह में रखते हुए कहा। मैं वहाँ सुबह गर्म कॉफ़ी के साथ एक या दो बिस्किट खा लिया करती थी, फिर दोपहर में नूडल्स या बर्गर खा लिया, और रात का खाना वैसे अक्सर गोल कर जाती थी, मगर जैनी मम दूध का एक गिलास ज़बरदस्ती पिला देती थी। उसने तफसील से अपनी रूटीन बताई थी। हैरत हो रही है कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो? आरफी ने मुस्कुराते हुए देखा। मतलब ये कैसी गज़ा खा लेती थी इसीलिए तुम्हारा ये हाल है? आरफी ने उसके दान पान से वजूद पर भरपूर नज़र डाली। मकसूम उसके यूं देखने पर पजल सी हो गई। उफ ओ आरफीन, कंफ्यूज कर दिया तुमने मकसूम को। राबिया ने आरफीन को मजीद बोलने से पहले टोका और एक प्लेट में सालन निकालकर मकसूम के आगे किया, जबकि आरफीन उसके आगे से डबल रोटी और चाय हटाकर सालन की प्लेट मजीद आगे कर चुका था। पहले जो खाती थी वो खाती थी, मगर अब तुम्हें इस तरह के खानों की आदत ना सिर्फ डालनी है बल्कि बहुत अच्छी कुकिंग भी सीखनी चाहिए। राबिया ने एक और प्लेट में हलवा निकालकर उसे थमाया। चलो अब शाबाश, इसे खाओ, आखिर को तुम मेरा आरफीन की नस्ल आगे बढ़ाओगी और मुझे अपने पोते पोती सेहतमंद गोल मटोल से चाहिए। इसलिए जब माँ की सेहत अच्छी होगी तो औलाद भी अच्छी होगी। राबिया तो अपनी धुन में बस बोले जा रही थी, मगर मुकाबले की क्या हालत थी उसकी कोई खबर नहीं थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जिस्म का सारा खून उसके चेहरे पर आकर जम गया हो। अम्मी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। आरफीन शौक़ी से उसे देखने लगा था। तुम तो चुप ही करो, अगर इतने मुत्तफिक होते तो मुझसे पहले तुम्हें मकसूम का ख्याल रखना चाहिए था। हद हो गई, खुद ने तो अपना आधा नाश्ता कर लिया और मकसूम ने अभी तक एक लुकमा भी नहीं तोड़ा। राबिया ने उसे भी घुरका। वो हौले से मुस्कुरा दिया। ओके, अगर आपका हुक्म हो तो आपकी बहू साहबा को अपने हाथों से खिला दूँ? आरफीन ने अपना नाश्ता मुकम्मल किया, नैपकिन से हाथ साफ किए और राबिया से पूछने के बाद मकसूम को देखा, जिसने अभी तक एक निवाला भी नहीं तोड़ा था। देखो ज़रा, मकसूम ने अभी तक एक निवाला भी नहीं तोड़ा। मकसूम बेटा, अगर आरफीन से खाने की ख्वाहिश है तो मैं नहीं देखूंगी, तुम उसके हाथ से खा लो। राबिया ने मुस्कुरा के मकसूम को देखकर छेड़ा था तो मकसूम तो सही मानों में सटपटा कर रह गई। अरे नहीं अम्मी, मैं खुद खा लूँगी। मकसूम ने जल्दी से पूरी का एक नवाला तोड़ा और सालन से लगाकर मुंह में रखा। मुबादा आरफीन अपने कहे पर अमल ही ना कर ले। उसके यूं मुंह में जल्दी से नवाला रखने पर आरफीन धीरे से हंस दिया और राबिया मुस्कुरा दी। उन्हें ये अपनी मासूम सी शर्मिली शर्मिली सी बहू बहुत अजीज हो गई थी। 3 दिन बाद उसे होश आ गया था, मगर उस वक्त वो दवाइयों के ज़ेरे से बेखबर सो रही थी। ये 3 दिन 3 रातें रेहान शेख ने कैसे पल पल मरते जीते गुजारी थी, ये सिर्फ वही जानते थे, या उनका रब मामूली सी आंख तक नहीं झपकी थी उन्होंने। आखिर किस गुनाह की सज़ा मिल रही है उन्हें, उनकी इकलौती बेटी मासूम बेटी वानिया को? क्या बिगाड़ा है उन्होंने किसी का? उन्हें नहीं याद पड़ता था कि नादानिस्तगी में जाने जाने भी उन्होंने या उनकी बेटी वानिया ने किसी को जख्म भी पहुंचाई होगी। मगर आज वानिया की ऐसी हालत क्यों है? वो ये दिन भी देखने के लिए जिंदा थे। उन्हें मौत क्यों नहीं आ गई अपनी वानिया को ऐसी हालत में देखने से पहले? कैसा बेगैरत बाप हूँ मैं कि अपनी चहीती अकलौती जान से अजीज़ बेटी की ऐसी अजियतनाक हालत देख कर भी मैं जिंदा क्यों हूँ? हाँ, मगर शायद मुझे जिंदा रहना है, क्योंकि जिस तरह अजियत में मेरी वानिया को मुब्तला किया गया है, वानिया का बदला दिए बगैर मैं आफरीदी को छोड़ूंगा नहीं। मसख कर दूंगा उसकी हस्ती को, उसकी कायनात के उसका नाम निशान तक बाकी नहीं रहेगा। उसकी अगली पिछली सारी नस्ल खाक में मिला दूंगा। उसने मेरी बेटी को इस हाल तक पहुंचाया है ना, मैं उसको कहीं का नहीं रहने दूंगा। अपनी बेटी वानिया के पास वो खड़े उसका मुरझाया चेहरा देखकर अजीज से सोच रहे थे। उन्होंने बगौर वानिया का चेहरा देखा था। इन गुजरे 3 दिन में वह सूख के कांटा हो गई थी, जिस्म से जैसे सारा खून निचोड़ लिया हो, जिंदा लाश बनकर रह गई थी वो।
दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, बल्कि वो अंदर भी आ गया। रेहान शेख ने पीछे पलट कर देखा। ब्लैक जीन्स पर लाइट पर्पल शर्ट पहने, कॉलर में फैंसी टाई लगाया, हाथ में मोबाइल और गाड़ी की चाबी लिए वो करीब आ रहा था। अपनी लंबी चौड़ी जिसामत और सुर्खों सफ़ेद रंग से वो कोई पठान या वडेरा लग रहा था, मगर वो था कौन? आज से पहले तो उसे कभी नहीं देखा था। हेलो मिस्टर रेहान, कैसे हो तुम? वो रेहान शेख के मुकाबले आ ठहरा था। आफरीदी, ये आवाज़ तो वो लाखों में भी पहचान सकते थे। ये वही शख्स था जिसने उनकी बेटी को इस हाल तक पहुंचाया था। तुम? आवाज़ में सांस से ज़्यादा जहरीली काट थी। खाकसार को आफरीदी कहते हैं जो बदकिस्मती से तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी का शौहर होता है। बल्कि आफरीदी ने गर्दन को हल्के से खम करके बेड पर बेखबर सोती वानिया को देखा था। तुम्हारी बेटी को इस हाल तक पहुंचाने वाला भी मैं ही हूँ। इस कदर दीदा दिलेरी और बहादुरी से वो अपना इकरार जुर्म कबूल कर रहा था, बिना किसी डर और खौफ के उस अंदाज पर ही नहीं, उसको देख कर भी रेहान शेख के अंदर बहता लावा उबल पड़ा था। उन्होंने गम और गुस्से की शिद्दत से आफरीदी का कॉलर अपनी दोनों हथेलियों में जोर से दबोच लिया था। कमीने जलील इंसान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरा वो अशर करूंगा कि तू ही नहीं, तेरी अगली पिछली सारी नस्लें पनाह मांगेगी। तू उनके लिए इबरत का निशान बन जाएगा। वो हाल कर दूंगा तेरा कि दोबारा जिंदगी न मिलने की भीख मांगे। मौत को बदतर बना दूंगा तेरे लिए। वो हिज़यानी होकर दबी दबी आवाज़ पर चीख रहे थे। फिलहाल तो तू अपनी बेटी को देखो, जो खुद अपने लिए मौत की दुआ मांग रही होगी। आफरीदी ने रेहान शेख के दोनों हाथ अपने कॉलर से झटके से हटाए थे। शट अप! रेहान शेख ने उसको मारने के लिए उस पर हाथ उठाया, मगर वो हवाई में मौलिक होकर रह गया था, क्योंकि आफरीदी ने रेहान शेख का उठा हाथ पकड़ के बुरी तरह झटक दिया था। बहुत अफसोस हो रहा है, मगर क्या करें ये सब करना भी ज़रूरी था। होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट लिए वो रेहान शेख को तंजिया नज़रों से देख रहा था, जैसे उनके जाहो जलाल और गैज़ो गज़ब पर हंस रहा हो, मजाक उड़ा रहा हो। क्यों किया तूने मेरी बेटी के साथ इस तरह? खुद को देखा है? बहुत छोटी है मेरी बेटी तुझसे, मासूम और बेकसूर थी वो, जैसे शहला आफरीदी थी। आफरीदी गुस्से से धाड़ा था कि वानिया जो बेखबर सो रही थी। आफरीदी की चिंगाड़ती आवाज़ पर उसकी नींद टूटी थी। रेहान शेख ने नहायत चौंक कर खामोशी से उसे देखा था। शहला आफरीदी, उन्होंने धीरे से ये नाम पुकारा था, जबकि रेहान शेख के बरक्स वो नहायत डरी सहमी किसी खौफजदा चिड़िया की तरह आफरीदी को बगैर पलके चिपकाए देख रही थी। वो रूफर सा मंजर उसकी आंखों की पत्तियों पर किसी फिल्म की तरह चलने लगा था। उसके दिल की हालत ज़ेर-ओ-गम होने लगी थी। अंदर एक तलातम, एक आंधी तूफान सा बरपा था, जिसमें वो बहती चली जा रही थी, किसी शीशे की गुड़िया की तरह टूट फूट कर रेजा रेजा होकर बिखर गई थी। उसकी अना, खुददारी, निस्वानियत, सब कुछ आफरीदी ने अपने नफ्स तले रोन डाला था। बदले की इंतकाम की आग में उसका पूरा वजूद झुलसा दिया था। उसे किसी काबिल नहीं छोड़ा था। वो तो पहले ही अपनी टांग से लाचार कमजोर थी। रहा सा एतमाद भी आफरीदी ने अपने पैरों तले कुचल कर रख दिया था। बाबा बाबा, वो इज़्यानी होकर चीखने चिल्लाने लगी थी। आफरीदी की तरफ डर के मारे देख ही नहीं रही थी, बस रेहान शेख को जोर जोर से पुकारी थी। उसकी चीखों पुकार पर रेहान शेख का सख्ता टूटा था। वो आफरीदी को देखने के बाद वानी की तरफ तेजी से बढ़े थे। वानी ने जल्दी से रेहान शेख का बाजू पकड़ लिया था। वो थोड़ी सी हिम्मत करके उनके अंदर छुपने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तकलीफ की शिद्दत से आंखों से आंसू बहने लगे थे। बाबा, मुझे बचा लें। जबान अल्फाज का साथ नहीं दे रही थी। वो बिल्कुल सामने ही तो खड़ा था, आंखों में खौफ किए उसने रेहान शेख का बाजू अपने चेहरे पर रख लिया था। आफरीदी फतहमंदी की चाल चलता हुआ, होंठों पर जीत के नशे की मुस्कुराहट, बलौरी आंखों में इंतकाम के पूरे हो जाने वाला मकसद, वो वानी की तरफ बढ़ा था और चंद कदमों के फासले पर आ ठहरा था। बगौर उसका खौफजदा चेहरा देखा था जो रेहान शेख के बाजू में छुपा रही थी। भरपूर नजर उसके सरापे पर डाली, जो सफ़ेद चादर से ढांप रखा था। वो किसी खौफजदा हिरनी की तरह शिकारी से बचने के लिए रेहान शेख की पनाह में छुपने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इस दौरान रेहान शेख बिल्कुल चुपचाप किसी बुत की तरह खड़े थे। रेहान शेख, आज अपनी बेटी को देखकर अपना गुजरा वक्त याद करना, बहुत तड़प रहे हो ना अपनी फूलों जैसी बेटी को इस हालत में देखकर। अब ये तुम्हारी ज़िंदगी भर के लिए सज़ा है। जब जब सांस लेना, शहला आफरीदी को ज़रूर याद करना और अब अपनी बेटी के लिए मौत की दुआ मांगना, जिसका खसारा तुम्हारी बेटी के हिस्से में आया है। आफरीदी इस्तेहज़ाइया हंसी हंसता हुआ वहाँ से पलटा था, मगर एक दो कदम जाकर फिर रुका और अपनी जेब से एक पेपर निकालकर वानिया के ऊपर फेंका था। और ये लो, ये है निकाहनामा, जिसकी एक कॉपी तुम्हारे पास है और एक मेरे पास रहेगी। रेहान शेख, तुम्हारे ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये निकाह हुआ है या नहीं। शुक्र अदा करो रेहान शेख, तुम्हारी तरह इतना पस्ती में नहीं गिरा कि नाजायज़ तरीके से तुम्हारी बेटी को हासिल करता, अपनी मरी माँ की रूह को बेसुकून कर देता। ये भी गवारा नहीं है। ये निकाह सिर्फ तुम्हारी बेटी को अपाहज देकर भी किया था मैंने, और ये निकाहनामे की कॉपी देने का मकसद भी यही कि तुम और तुम्हारी बेटी के लिए ये सज़ा बहुत है कि ये ज़िंदगी भर मेरे नाम पर बैठी रहेगी, फिर चाहे इस्लामाबाद में रहे या लंदन जैसे आज़ाद शहर में। फिर वो रुका नहीं, उसको एक भरपूर नज़र से देखता हुआ कमरे से निकलता चला गया। वानिया तो उसको देखने से फिर से अपने सारे होशो हवास खोती चली गई। रेहान शेख वानिया की हालत देखकर घबरा गए। उसका सर नरमी से तकिए पर रखा, फिर तेज़ी से डॉक्टर को बुलाने गए। थोड़ी देर की ट्रीटमेंट के बाद उसकी सांसें फिर से बहाल होने लगी थी, मगर दिल की धड़कन हल्की हल्की चल रही थी। डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन लगा लिया था, जिसके सबब वो फिर से पुरसकून नींद की वादियों में खोती चली गई थी। रेहान शेख ने बगौर उसका मासूम कुमलाया चेहरा देखा था, वो चेहरा जिसमें उन्हें किसी की शबिया लगती थी, जिसे वो पहचान ही नहीं पाए थे। अपने दिलो दिमाग को झटक दिया करते थे, मगर आज वो चेहरा पूरे तमतरार के साथ जलवागर हुआ था।
ज़िंदगी के पीरियड में से वो तकलीफ दे हिस्सा कैसे भूल गए। वो कोई मामूली हादसा तो नहीं था कि भुला दिया जाता, किसी की पूरी ज़िंदगी का सवाल था, उसका मुस्तकबिल था जो इनकी बदौलत तारीकी किया था, गिराइयों की नज़र हो गया था, जिसे बर्बाद करके दूसरे दिन अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाया था रेहान शेख ने। और फिर कितनी जल्दी जहन के पर्दे से वो सारा वाक़या, वो हादसा फरामोश भी कर दिया था, जैसे उसके लिए कोई बात ही नहीं। मगर उन्होंने जो कल किया था आज उसका खमियाजा कोई और नहीं, उनकी अपनी सगी इकलौती चहेती बेटी वानिया भुगत रही थी, जो उनकी जान थी, उनकी ज़िंदगी, उनका कुल सरमाया। वो जिसे ये तक मालूम नहीं था कि पुरशफ़क़त बाप के पीछे उनका किस कदर भयानक माज़ी छुपा हुआ था कि अगर वो जान जाए तो शायद नफ़रत करने लगे अपने बाप से, किराहियत आए उनके गुजरे कल से। अब यहाँ से जो रेहान शेख का माज़ी है ना, कि आफरीदी जो है उसने वानिया के साथ ये सब क्यों किया, ये इसमें वो बयान किया गया है। इसमें वो सारे वाक़यात आएंगे जिसकी बिना पर वो बदला लेने पर मजबूर हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेहान शेख का यहाँ से माज़ी है। वो देख रेहान, वो आ रही है, शहला आफरीदी मोहित के कहने पर बबल चबाते रेहान ने अपने सन ग्लासेस के ऊपर से देखा था। वो हकीकत में हुस्न जमाल का पैकर थी। उसके बारे में जितना सुना था वो उससे कहीं ज़्यादा हसीना खूबसूरत थी। वो यकटुक उसको देखता ही चला गया। क्यों, मैंने कहा था ना कि इस जामे की सब लड़कियों को एक तरफ और शहला आफरीदी को एक तरफ देख ले। मोहित ने हंसते हुए रेहान को टोका। वाकई यार, तो सच बोल रहा था, ये मेरी सोच से ज़्यादा खूबसूरत है। रेहान ने बबल थूकी और हाथ झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। वो वक्त ज़ाया करने का कायल नहीं था। जो भी खूबसूरत हसीन लड़की देखी फौरन दोस्ती का हाथ बढ़ाने पहुंच जाता, और इसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी सरंगेज़ी थी कि लड़कियां उसके एक इशारे पर मरने लगती थी। और इन ही लड़कियों ने उसे इतना ऊपर चढ़ा दिया था कि वो समझता था कि दुनिया की जिस लड़की पर नज़र डाल ले, उसको इशारा कर दे, वो अपना सब कुछ उस पर लुटा देगी। मगर ये भी रेहान की अपनी नेचर थी कि हर लड़की से दोस्ती ज़रूर करता, महंगे महंगे गिफ्ट ज़रूर देता, मगर कभी ना तो अपने घर का ना ही अपने बेडरूम का रास्ता दिखाता था। जब दिल भर जाता तो बेदर्दी से उस लड़की, उस हसीना के जज्बात, उसकी मोहब्बत को कुचलता आगे बढ़ जाता। काफ़ी दिन भी हो गए थे, कोई बड़ी चेहरा नज़र नहीं आया था, इसलिए अपनी बोरियत मिटाने के लिए लंदन चला गया था। एक हफ्ते बाद जामे आया तो मोईद उसके दोस्त शैला आफरीदी के हुस्न के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए थे। अब उसका मिशन था कि शैला आफरीदी से दोस्ती करे, जो किसी तरह हाथ नहीं आ रही थी। हाय डियर, कैसी हो? रेहान ने झुककर लोफराना अंदाज में पूछा। शैला आफरीदी बुरी तरह घबरा गई थी। उसे जामिया में आए अभी 15-20 दिन ही हुए थे। अब तक अपनी तबीयत के मिजाज से उससे किसी से भी दोस्ती नहीं की थी। यहाँ का माहौल बहुत अलग था, मगर वो यहाँ पढ़ने आई थी। वो तो इस माहौल को देखकर दूसरे दिन ही भाग जाती, मगर अपने बेइंतहा शौक के आगे मजबूर थी। उसके मगरूराना मिजाज को देखते हुए किसी ने भी उसकी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया था, जिसके लिए वो सच शुक्र अदा कर रही थी। मगर जामिया में इन दो लड़कों, रेहान और मोईद, ने उसका जीना हराम कर दिया था। शैला आफरीदी का ताल्लुक एक पठान घराने से था, जहाँ इज्जत की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर की जाती थी। वो यही सोचकर सब्र कर जाती कि उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देगी तो वो खुद ही हत्था खाकर पीछे हट जाएंगे। उस वक्त भी उन दोनों को का किसी भी बेहुदा बात का जवाब दिए बगैर वो वहाँ से चुपचाप सर झुकाए निकलती चल गई। कितने दिन हो गए थे इन दोनों को शैला आफरीदी का पीछा करते हुए। वो परेशान होने के साथ साथ तंग भी आ गई थी उन दोनों की फजूल हरकतों से। तालीम की जगह को भी ऐसे लोफर और चीप लड़कों ने तफरीही मकाम बना लिया था। कभी कभी तो सोचती कि वो छोड़ दे तालीम, वापस कोयटा चली जाए, जहाँ क्योंकि यहाँ उस जैसी डरपोक दबोक खौफज़दा लड़कियों की कोई जगह नहीं थी। ऐसी लड़कियों को ऐसे अनापरस्त मर्द अपनी अनाय का मसला या चैलेंज बना लेते थे, और शैला आफरीदी इस कहानी का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। उसे अपने फैसले पर मोहर सबत कर दी कि वो आगे नहीं पड़ेगी। 6 माह के इस अरसे में रेहान और मोईद ने उसे इतना जिच और आजिज़ कर दिया था कि वो तहैया कर चुकी थी कि आगे तालीम को खैरबाद कह दे, जिसमें उसके घर की इज्जत थी। वरना वो जानती थी अगर उसके भाई को ज़रा भी रेहान और मोईद की भिनक भी पड़ गई तो वो उन दोनों को जान से मार देंगे। यार रेहान, काफ़ी टाइम नहीं ले लिया? शैला आफरीदी ने, ना तो वो तुझे खास स्टार्ट रही और ना ही मेरी बातों में आ रही है। मोईद ने बर्गर का एक बाइट लेते हुए कहा था। इसकी आंखों में एक पूरी सरार सी चमक थी। ठीक बोल रहा है, मेरे ख्याल में हमें इसका पीछा करना छोड़ देना चाहिए। जामिया की तेज तरार नाजुदा दिखाने वाली लड़की से मुनफरिद और बिल्कुल अलग है शैला आफरीदी, रेहान ने कोल्ड ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहा। और तूने देखा नहीं वो किस कदर बड़ी सी चादर में खुद को ढांप के रखती है? सच मुझे तो इस कदर वहशत होती है कि उसकी 10 गज की चादर से। और तू तो जानता है लड़कियां मेरे एक ही इशारे पर जान छिड़कती हैं। कुछ लड़कियां ऐसी भी आई जो कुछ नफरों के बाद राह पर आ गई, मगर मैंने तो यही सोचा है कि शैला आफरीदी इन सब लड़कियों से बहुत अलग है। हमें मजीद इस पर टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। उससे अपनी कोल्ड ड्रिंक ख़त्म करके खाली बोतल टेबल पर रख दी थी। हैरत हो रही है तेरी बातें सुनकर? मोईद ने हैरान नज़रों से उसे देखा था। बात सुन लेने में कोई हर्ज भी नहीं, शैला आफरीदी। इसमें हैरत की क्या बात है? रेहान ने अचंभे से उसे देखा। क्यों हैरत की बात क्यों नहीं है कि रेहान शेख, जिसके एक इशारे पर, एक मुस्कुराहट पर हसीन से हसीन, मगरूर से मगरूर लड़की अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाती, वो एकदम उसी डरपोक खौफज़दा लड़की से हार मान गया है। देख मोईद, ये तो तू भी अच्छी तरह जानता है कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, मगर मेरे भी कुछ असूल हैं। शैला आफरीदी इन लड़कियों में से नहीं जो किसी भी पके फल की तरह हर एक की झोली में गिरने को तैयार रहती है। रेहान के चेहरे पर मामूली सी नागवारियत उभरी थी।
ऑल राइट, ये तुम्हारा ओपिनियन था, मगर मेरी थिंकिंग बहुत मुख्तलिफ है तुमसे। बेशक तू सहर अंगेज पर्सनैलिटी का मालिक है, मगर कब मैं भी नहीं हूँ। शैला अफरीदी, अब मेरी ज़िद मेरी अना का मसला बन गई है, उसे झुकाना अब मेरी ज़िद है। मोहित के चेहरे पर अजीब सी चमक थी जो रेहान समझ नहीं सका। मतलब क्या करेगा तू? मैं नहीं, हम करेंगे। शैला अफरीदी, जिसने खुद पर बेचारगी का खौल चढ़ाया हुआ है, वो तोड़ना है, उसके गुरूर को अपने कदमों तले कुचलना है, और मैं ये करके रहूँगा। उसके इरादे आखिरी हद तक खतरनाक थे जो रेहान अब समझा था। मोहित, तू पागल तो नहीं होगी? अगर प्रिंसिपल को पता चल गया तो वो हमें जामे से ना सिर्फ निकाल देंगे बल्कि 5 साल तक हमें कहीं एडमिशन भी नहीं मिलेगा। रेहान ने उसे उसकी खतरनाक इरादे से बाज रखने की कोशिश की थी। तुझे क्या लगता है ये मैं होने दूंगा? मोहित ने कमीनगी से मुस्कुराते हुए कहा था। फिर क्या करेगा तू? तू मेरा साथ देगा? बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाहेगा। रेहान की आंखों में शैला अफरीदी का खूबसूरत अक्स झिलमिलाने लगा था। वो तादेर खुद के नफ्स को काबू नहीं पा सका था। वो शैला अफरीदी को भी जिंदगी का थ्रिल समझ के समझ रहा था, जिसे एंजॉय करो और आगे बढ़ जाओ, फिर पलट कर भी ना देखो। ठीक है, जैसे जैसे मैं कहूँगा तुझे वही करना है। ओके। बिलाकर मोहित ने रेहान को राज़ी कर ही लिया था। इसके साथ ही हम यहाँ इस 5वें हिस्से का इख्तिताम करते हैं। कल इंशाल्लाह आगे से हम छठा हिस्सा स्टार्ट करेंगे। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं और इबादतों में मुझे ज़रूर याद रखिए, और इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह कल इसी नावल के अगले हिस्से के साथ मुलाकात